अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज उवैस कासवानी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। हम कुछ सीरीज ऑफ क्लासेस करेंगे कि जिसमें हम BWCS बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के पेपर को पढ़ेंगे और पास करने की कोशिश करेंगे। ये कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशॉप है, इसमें तमाम एरिया में कवर करूंगा सिवाय एक चीज के, वोकैबलरी के। वोकैबलरी इंशाल्लाह जहां से आपको बेहतर लगे आप पढ़ लीजिएगा, और अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि वोकैबलरी लग जाए और पास कर जाए। ये कुछ आपके पास रिटन बिजनेस मैसेजेस मौजूद है, जैसे कि आपके पास फॉर्मल लेटर्स होते हैं, आपके पास इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। फॉर्मल लेटर्स की बात करूं तो आपके पास फॉर्मल लेटर्स विद लेटर हेड होते हैं और फॉर्मल लेटर्स विदाउट लेटर हेड होते हैं। फिर आपके पास मेमो, शॉर्ट रिपोर्ट, प्रेसी, एसे, सीवी जैसे वगैरह चीजें होती हैं। सीवी तो खैर हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि जितने भी आपके पास टाइप्स है रिटन बिजनेस मैसेज की, एक एक टाइप को समझ लेते हैं। पहले समझते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उनके फॉर्मेट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर्स की। लेटर्स आपके पास क्या होते हैं? लेटर्स आपके पास रिटन बिजनेस मैसेजेस होते हैं जो कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। लेटर्स आपके पास रिटन मैसेजेस होते हैं जो कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। सर, ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि वो रिटन कम्युनिकेशन जो कि आपके घर से या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की तरफ जा रही हो, या फिर वो कम्युनिकेशन, वो रिटन कम्युनिकेशन जो बाहर से आपके घर के या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आ रही हो, वो कहलाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो लेटर्स क्या है? आपके पास रिटन कम्युनिकेशन है जो कि एक्सटर्नल पर्पसेस में यूज होती है। कि एक्सटर्नली कोई चीज कम्युनिकेट करनी है तो क्या ही लिखूंगा मैं? लेटर्स। लेटर समझ आ गए? नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स कौन से लेटर्स होते हैं? फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में लिखे जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग का मतलब क्या? कि वो आपका कोई ऑफिशियल, कोई फॉर्मल, कोई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस अचीव कर रहे हैं। एग्जाम्पल, मैं एक बिजनेस हूं, मैं अपने सप्लायर को लेटर लिख रहा हूं कि भाई मुझे अर्जेंटली 2 हफ्ते के अंदर 100 पीसीस चाहिए। तो जो मैं उसको लिख रहा हूं वो क्या होंगे? लेटर्स होंगे। कौन से लेटर्स होंगे? फॉर्मल। क्यों? क्योंकि ये मैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में लिख रहा हूं। मैं ऑर्गेनाइजेशन हूं, वो ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी एग्जांपल लूं कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो सीवी के साथ एक कवर लेटर लगा के भेज रहा हूं। तो ये जो कवर लेटर होगा ये फॉर्मल लेटर होगा। अब बच्चा कह सकता है कि सर आप तो एक इंडिविजुअल हो, लेकिन मैं भेज किसको रहा हूं? एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेटर भेज रही हो, तो वो कौन सा लेटर होगा? फॉर्मल लेटर। मैं एक इंडिविजुअल हूं और मैंने देखा कि इलाके में पानी खड़ा हो गया, इलाके में जो है वो स्ट्रे डॉग्स बढ़ गए, इलाके में गंदगी बहुत बढ़ गई है, इलाके में चोरी बहुत बढ़ गई है। तो मैं जो न्यूज़पेपर को लेटर लिखूंगा, लेटर टू द एडिटर, वो क्या होगा? फॉर्मल लेटर। क्योंकि वो जो न्यूज़पेपर है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, फॉर्मल पर्पस। समझ आया? तो ये होते हैं फॉर्मल लेटर्स। ऑन द कॉन्ट्ररी, इनफॉर्मल लेटर्स कौन से लेटर्स होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जहां पे हम नॉन ऑफिशियल सेटिंग, नॉन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में और लेटर्स लिख रहे होते हैं। जैसे कि मैंने अपने दोस्त को लेटर लिखा कि भाई इस बार की तुम छुट्टियां यहाँ पे मनाने के लिए आ जाओ, या मैं अब्रॉड में बैठा हुआ हूँ, मैंने अपनी फैमिली को लेटर लिखा कि भाई अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप मुझे बता दीजिएगा। या घर वालों ने मुझे लेटर लिखा, मैं अब्रॉड में बैठा हुआ हूँ, उन्होंने कहा बेटा अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो बता दो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पर्पस ऑर्गेनाइजेशनल नहीं है, यहाँ पे पर्सनल पर्पस है, यहाँ पे सोशल पर्पस है। मैं दोस्त को लिख रहा हूं, मेरे एक सोशल पर्पस मीट हो रहा है, इट्स कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर्स। अब यूजुअली इनफॉर्मल लेटर्स आते नहीं है और आने चाहिए भी नहीं। भाई मुझे किसी दोस्त से बात करने में फोन फोन करूंगा ना, मैं व्हाट्सएप करूंगा, लेकिन आई कैप है, कभी कभी फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स भी दे देता है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। लेटर्स की डेफिनेशन क्या बताई मैंने? ये वो रिटन कम्युनिकेशन होती है जो कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में यूज होती है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, मेरे घर से बाहर कम्युनिकेशन जा रही हो, या बाहर से कम्युनिकेशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे घर में आ रही है। दो किस्म के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल मैंने बता दिया। फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो कि ऑफिशियल सेटिंग में लिखे जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो कि नॉन ऑफिशियल सेटिंग में लिखे जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस में अक्सर लोग पता है क्या बोलते हैं? बिजनेस पर्पस। भाई मैं अपने सप्लायर को लेटर लिख रहा हूं, ये बिजनेस पर्पस अचीव कर रहा है। लेकिन एक एनजीओ
जो है वो इंडिविजुअल्स को लेटर भेज रही है, तो इसमें कोई बिजनेस पर्पस थोड़ी है। वो कह रहा है कि भाई आप मुझे डोनेशन दो, तो जब मैं उसे डोनेशन दूंगा तो बदले में वो मुझे कुछ देगा? नहीं देगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस है, ये बिजनेस पर्पस नहीं है। या मैंने एक लेटर टू द एडिटर जो लिखा था, एक एडिटर को लेटर लिखा था, तो वहां पे मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं या उसको कोई पैसे मिल रहे हैं, तो ये क्या है? ऑफिशियल। तो ऑफिशियल में बिजनेस भी हो सकता है या नॉन बिजनेस भी हो सकता है, जैसे हमने बिजनेस में पढ़ा था। मेरे ख्याल से लेटर की अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब फॉर्मल लेटर्स में दो लेटर्स होते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होता है इसमें। एक होता है फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड, एक होता है फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर हेड, यानी कि कब मुझे लेटर हेड लगाना है और कब मुझे लेटर हेड नहीं लगाना। लेटर हेड तब लगाना है जब तुम ये समझो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से बैठ के लेटर लिख रहा हूँ, तो जो मैंने लेटर टाइप किया, तो दिमाग क्या कहता है? खाली पेपर पे निकालने से बेहतर है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का लेटर हेड मौजूद है, प्री प्रिंटेड डॉक्यूमेंट मौजूद है, उसी पे प्रिंट मार देता हूँ। तो उसके ऊपर एक लेटर हेड पे नाम, लोगो, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस लिखा होगा, तो ऊपर एक लेटर हेड बना होता है, उस पर मैं लेटर प्रिंट मार देता हूँ। दिस इज कॉल्ड फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड। विदाउट लेटर हेड क्या होता है? भाई मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने कहा एक काम करता हूँ लेटर प्रिंट कर लेता हूँ। मैं किस पे प्रिंट करूंगा? खाली पेज पे करूंगा। मैं अपना कोई लेटर हेड थोड़ी बनाऊंगा। अगर मैं अपना लेटर हेड बनाऊंगा तो सामने से बोलेगा तू अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर ले भाई, तो मैं ब्लैंक पीस ऑफ पेपर पे लिखूंगा। या लेटर टू द एडिटर जो था, मैंने ब्लैंक पीस ऑफ पेपर पे लिखा था। तो अगर लेटर हेड मौजूद है तो विद लेटर हेड मौजूद नहीं तो विदाउट लेटर हेड। अब एक बंदा सवाल पूछता है सर विद लेटर हेड कब होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडिविजुअल को लेटर भेज रही हो तो विद लेटर हेड, लेकिन एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को लेटर भेज रहा हो तो विदाउट लेटर हेड। ठीक है? क्या क्या अगर ऐसे तो सवाल आते नहीं है, लेकिन एक बच्चा पूछता है, सोचता है ना, तो उसकी सोच के लिए एक जवाब, क्या ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन विदाउट लेटर हेड लिखे? हो सकता है। कब? फॉर एग्जाम्पल उसको लगता है कि मुझे लेटर हेड की जरूरत नहीं है, तुम मेरे बिजनेस के सप्लायर हो, तुम मुझे स्टेशनरीज भेजते रहते हो, मैंने बोला कि तुम्हें रिक्वायरमेंट भेजनी है, मैंने देखा लेटर हेड खत्म हो गए, मतलब इसको क्या जरूरत है, तुम्हारा दोस्त है, मैंने तुम्हें ब्लैंक पीस ऑफ पेपर पे लेटर प्रिंट करके दे दिया, कोई मसला थोड़ी है। तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट लेटर हेड जा सकती है। सवाल आया कि क्या इंडिविजुअल लेटर हेड के साथ जा सकता है? आंसर यस। भाई एक एक फ्रीलांसर है, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन ने बोला भाई तुम्हारी अच्छी राइटिंग है, तुम हमारे बेहाफ पे क्या करा करो कि लेटर लिख दिया करो। तुमने बोला भाई मेरे पास लेटर हेड नहीं है, बोला हम तुम्हें काम करते हैं 1000 लेटर हेड भिजवा देते हैं। इंडिविजुअल भी लेटर हेड लिख सकता है, बहुत रेयर केसेस में एक ऑर्गेनाइजेशन विदाउट लेटर हेड जा सकती है, बहुत रेयर केसेस में। लास्ट टाइम, लेटर्स, रिटन कम्युनिकेशन एक्सटर्नल होती है, इनफॉर्मल, फॉर्मल। फॉर्मल की दो टाइप्स, विद लेटर हेड, विदाउट लेटर हेड। कोई प्रॉब्लम? लेटर समझ आ गए? लेटर्स की लास्ट बात। लेटर्स में आपके पास एक और फॉर्मेट आ जाता है, सर्कुलर लेटर, क्योंकि बच्चे सवाल पूछते और आ भी सकता है। सर्कुलर लेटर, ये वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है जो कि मैं बहुत सारे लोगों से कर रहा हूं। तुमने मुझे एक मैसेज भेजा, तुमने मुझे एक लेटर भेजा कि भाई मैं आपके बिजनेस से चीजें परचेज करना चाहता हूं, मैं तुम्हें लेटर लिखूंगा, मैं एक इंडिविजुअल को लेटर लिख रहा हूं। सही है? तो ये फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड होगा और ये एक इंडिविजुअल को होगा। लेकिन मैंने कहा कि काम करता हूं, मेरे पास नई चीजें आई हैं और तुम्हारा भी नंबर मेरे पास है, तुम्हारा भी एड्रेस मेरे पास है, तुम्हारी तरह 1000 लोगों का एड्रेस मेरे पास है, मैंने तुम सबको एक ही जैसे लेटर चला दिया। उसका मतलब है कि मैं इसमें तुम्हारा नाम, तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा इनसाइड एड्रेस तो नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने तुम्हारी डिटेल लिखी, लेटर के अंदर क्या लिख दिया? अपनी डिटेल डाली, डेट डाली, सब्जेक्ट लाइन डाली, सैल्यूटेशन डाला, चल मेरा भाई शुरू हो गया। तो मैंने इनसाइड एड्रेस हटा दिया। तो मैंने ऐसे 1000 लेटर को प्रिंट निकाला और एनवलप में डाले, एनवलप पे मैंने सबके एड्रेस चिपका दिए और सबको चलवा दिए। ये क्या कहलाएगा? सर्कुलर लेटर। वो लेटर जो मैं सर्कुलेट करता हूं उस कॉल्ड सर्कुलर लेटर। सर्कुलर लेटर समझ आ गया? तो मेरे पास चार फॉर्मेट है बच्चों, सुनना, चार फॉर्मेट। इनफॉर्मल लेटर एक ही फॉर्मेट होगा, फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड उसमें लेटर हेड होगा, फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर हेड उसमें लेटर हेड नहीं होगा, और सर्कुलर लेटर उसमें इनसाइड एड्रेस नहीं होगा। चारों के फॉर्मेट बता दूंगा। अब तुम्हारे पास इन चारों से हटके लेटर नहीं आ सकते। ये फॉर्मेट होगा, ये फॉर्मेट होगा, ये फॉर्मेट होगा, ये फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट का चक्कर खत्म हो जाएगा। जो बच्चे परेशान थे कि सर फॉर्मेट का क्या होगा, अब इन चार फॉर्मेट में से नहीं हट सकता। लेटर्स हो गए। कभी कभी किस्मत खराब हो तो लेटर की जगह मेमो पूछ लेता है। तो बच्चा बोलेगा सर हम तो मेमो तैयार करते ही नहीं है, क्योंकि मेमो तो कभी आता ही नहीं है। लेकिन एक दो बच्चों का मेमो आया है पास में मेरे पास। तो मेमो का एक नन्ना मुन्ना सा फॉर्मेट है। मेमो होता क्या है? मेमो शॉर्ट फॉर्म है मेमोरेंडम का। मेमो शॉर्ट फॉर्म है मेमोरेंडम का। मेमोरेंडम क्या होता है? वो रिटर्न कम्युनिकेशन जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं।
वो रिटर्न मैसेज जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हूँ, मैं अपने जूनियर को लेटर लिख रहा हूँ, जूनियर को कम्युनिकेट कर रहा हूँ रिटर्न में, तो मैं मेमो का इस्तेमाल करूंगा। वो मुझे रिप्लाई कर रहा है, मेमो के थ्रू रिप्लाई करेगा। मैं अपने दोस्त को जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में उसको कुछ लिख रहा हूँ, मेमो लिखूंगा। तो मेमो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। अच्छा, मेमो किसी फॉर्म में भी हो सकता है, पीस ऑफ पेपर भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, व्हाट्सएप भी हो सकता है। तो मेमो का फॉर्मेट हिल सकता है, इतना प्रॉब्लम नहीं। मेमो हो गया, लेटर्स हो गए, शॉर्ट रिपोर्ट। सर शॉर्ट रिपोर्ट से पहले मुझे रिपोर्ट भी समझनी पड़ेगी, और रिपोर्ट के बाद मुझे लॉन्ग रिपोर्ट भी समझनी पड़ेगी। पहले रिपोर्ट समझ लो, बहुत सरसरी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट आपके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, रिपोर्ट आपके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है। रिपोर्ट आपके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को हेडिंग्स के अंदर प्लेस करते हैं, बस। रिपोर्ट आपके पास एक वेल ऑर्गेनाइज मतलब उसमें चीजें ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, उसमें डिटेल्स दी हुई होती हैं, और सारी चीजों को हमने हेडिंग में डाला होता है। तुम देखोगे लेटर्स में हेडिंग नहीं आती है, तुम देखोगे मेमो में हेडिंग नहीं आती है, लेकिन रिपोर्ट में आती है। अब दो किस्म की रिपोर्ट है, लॉन्ग रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट। यूजुअली, ज्यादातर जो लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं वो बाहर जाती हैं, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, मार्केटिंग रिपोर्ट ना, ये बाहर जाती है। तो जो लॉन्ग रिपोर्ट बाहर जाती है वो फॉर्मेट पता है कौन सा यूज करता है लेटर का? तो लॉन्ग रिपोर्ट तो आनी भी नहीं है, आ ही नहीं सकती। क्यों? लॉन्ग रिपोर्ट की जो पेजेस होते हैं वही तकरीबन 20 पेजेस होते हैं। 20 पेजेस कौन लिखेगा? तो लॉन्ग रिपोर्ट नहीं आएगी। लेकिन अगर आती तो फॉर्मेट क्या होता? लेटर का। तो शॉर्ट रिपोर्ट इंटरनल पर्पस के लिए यूज होती है। क्या फॉर्मेट यूज होगा? मेमो। मैंने कहा मैंने मेमो पढ़ लिया, तो ऑटोमेटिकली मुझे शॉर्ट रिपोर्ट भी आ जाना है। सही है। तो शॉर्ट रिपोर्ट इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूजुअली यूज होता है, और लॉन्ग रिपोर्ट जो है एक्सटर्नल के लिए यूज होती है। ये दोनों रिपोर्ट्स कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं? ये दोनों डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड, डिटेल में, और सबसे बड़ी बात है हेडिंग के अंदर मौजूद होती है। सही हो गया। प्रेसी। प्रेसी एक टेक्निक है जिससे मैं बड़े पैसेज, किसी कंटेंट, किसी सब्जेक्ट मैटर, किसी भी टेक्स्ट को रिड्यूस कर देता हूँ, कट शॉर्ट कर देता हूँ। उसका मीनिंग कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसका पर्पस कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसमें मैंने अपनी कोई राय ना डाली हो, लेकिन क्या किया कि जो टेक्स्ट को मैंने रिड्यूस कर दिया, कॉल्ड प्रेसी। बाय द वे प्रेसी वर्ड निकला प्रेसाइज से। प्रेसाइज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को छोटा करना, कंसाइज करना, रिड्यूस करना। तब पे बहुत बड़े टेक्स्ट आप कैसे, इसकी टेक्निक सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से प्रेसी लिखते हैं, किस तरीके से प्रेसी पैसेज को पढ़ते हैं और फिर उसको रिड्यूस करते हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे दो किस्म के ऐसे होते हैं। ऐसे है क्या? ऐसे कहलाता है आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग। ऐसे कहलाता है आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आज की क्लास की बात है, मेरी अभी टीपी क्लास चल रही थी, उसमें कुछ बच्चे उसने फलस्तीन के बारे में बात की। जब उन्होंने फलस्तीन के बारे में बात की ना, तो एक बच्चा बैठा हुआ था, और उसने सवाल पूछा क्यों बॉयकॉट करें। द थिंग इज कि अगर एक बच्चा ऐसे लिखता है कि भाई हमने बॉयकॉट करना चाहिए, तो वो लिखेगा बॉयकॉट क्यों करना चाहिए, उसने ऐसे लिखा। मुझे एक बात बताओ, एक बंदा निकल कर आ सकता है, वो क्या ऐसे ये नहीं लिख सकता कि क्यों बॉयकॉट नहीं करना चाहिए? लिख सकता है ना वो। एक बंदा लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है कि भाई बायकॉट कर लो तब भी अच्छा है, नहीं करो तब भी अच्छा है, ये भी लिख सकता है। एक बंदा लिख सकता है कि बायकॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी लिख सकता है। आर्ग्यूमेंट, 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 आर्ग्यूमेंट। तुम्हें लगेगा ना कि मैं एक चीज के बारे में ऐसे लिख रहा हूं और मेरी ही बात ही 100% है, नहीं होती है। अब इससे मुझे ये फायदा हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अगर मेरे पास एक टॉपिक आता है, इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसे का टॉपिक आया है, तो मैं सुकून से उसके ऊपर एडवांटेजेस भी लिख सकता हूँ, मैं सुकून से चाहूं तो डिसएडवांटेजेस भी लिख सकता हूं, मैं दोनों को बैलेंस भी कर लूं। क्यों? क्योंकि मेरी आर्ग्यूमेंट है, मैं जैसे सोचता हूं मैं वैसे लिखूंगा। सबके पास दो किस्म की आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग होती है, एक होती है फिशबोन, एक होती है एफिनिटी। फिशबोन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ऐसे में कोई प्रॉब्लम आए, ऐसे में कोई प्रॉब्लम आए, जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती ना, वो प्रॉब्लम फौरन से नहीं आती है, वो प्रॉब्लम आहिस्ता 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 आती है। तो वो जो आहिस्ता आहिस्ता आती है, तो क्या होगा कि आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। तो इस प्रॉब्लम के पीछे बहुत सारे कॉजेस नजर आएंगे, रीजंस। रीजंस का नाम क्या होता है? कॉजेस। और जब मैं कॉजेस देखूंगा ना, तो मुझे लगा अरे हाँ, इस कॉज की वजह से ये इफेक्ट, इम्पैक्ट नजर आया था मुझे, मैंने इग्नोर किया था। यार मुझे ये इफेक्ट भी नजर आया था, मैंने इग्नोर किया। तो कॉज इफेक्ट प्रॉब्लम, कॉज इफेक्ट प्रॉब्लम, कॉज इफेक्ट प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम के पीछे कुछ कॉजेज होते हैं, उनके इफेक्ट्स नजर आते हैं, और प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। आज के इस दौर में
एक प्रॉब्लम किस चीज की है? अर्बनाइजेशन की। भाई ये अपॉर्चुनिटी भी, प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम कैसे कि सब शहरों में आ जाएंगे तो गांव में रहेगा कौन, और शहर में कैसे बर्दाश्त होंगे? प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉब्लम पीछे कॉज क्या नजर आई? फॉर एग्जाम्पल के कॉज ये नजर आई कि गांव में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, इफेक्ट ये नजर आया, लोग शहरों की तरफ जॉब के चक्कर में चले आए। कॉज और इफेक्ट। और प्रॉब्लम क्या है? अर्बनाइजेशन। ऐसे तीन कॉजेस, तीन इफेक्ट लिख लो। फिर आता है आपके पास एफिनिटी। एफिनिटी ऐसे वो ऐसे होता है जो कि एक टॉपिक को एज अ टॉपिक समझता है, ना प्रॉब्लम ना अपॉर्चुनिटी, कि एक आइडिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आइडिया है। अब इस आइडिया के पीछे कुछ मेन आइडियाज होंगे, उन मेन आइडियाज के नीचे सब आइडियाज होंगे। तो सबसे आसान पता है क्या? तो रिवर्स में चलो, समझना एफिनिटी। मैं अब एफिनिटी इस बार जबरदस्त तरीके से करवाऊंगा। एफिनिटी में क्या हुआ कि सोचो, मैंने सोचा ऑनलाइन क्लासेस। अब मैंने सोचा कि हम काम करते हैं ऑनलाइन क्लासेस के कुछ 6 पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं। तुमने तीन चार बताया, मैंने तीन चार बताया, हमने 6 पॉइंट आइडेंटिफाई कर दिए। अब हमने पता क्या किया? हमने कहा एक काम करते हैं कि जो 6 आइडियाज है ना, इन 6 को दो दो ग्रुप में बना लेते हैं। हम लोग यार ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इसको साइड में कर दो। ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इनको साइड में कर दो। ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इनको साइड में कर दो। 6 को 3 में कर दिया। इन दो को एक हेडिंग दे दी, मेन आइडिया 1। इन दो को हेडिंग दी, मेन आइडिया 2। इन दो को हेडिंग दी, मेन आइडिया 3। आपने हेडिंग दे दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन। तो एक हमने सोचा कि यार इसकी वजह से ना लोगों का टाइम सेव होता है। ठीक है, हमने बोला कि लोगों का टाइम सेव होता है और लोगों के पैसे बच जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा हम लोगों ने पॉइंट रखा कि इससे लोगों की क्या होती है, सोशल स्किल्स अंडर डेवलप हो जाती है। और तीसरा कि वो सोशल मीडिया पे टाइम ज्यादा लगा रहा होता है, तो ये क्या हो गया, सोशल प्रॉब्लम्स। सही है। और तीसरा क्या हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो है उसका डिसिप्लिन बढ़ जाता है, वो अपने आप को पढ़ा रहा होता है। और तीसरा कि वो अपना शेड्यूल सेट कर लेता है, तो टाइम मैनेजमेंट, सोशल प्रॉब्लम्स, एफिशिएंसी। मेन आइडिया 1, मेन आइडिया 2, मेन आइडिया 3, उनके सब आइडियाज, यही तो होता है। मेन आइडिया दो सब आइडिया, मेन आइडिया दो सब आइडिया, मेन आइडिया दो सब आइडिया। एक टॉपिक था, उसके कुछ आइडियाज लिखे, उनको ग्रुप किया, उनको एक एक हेडिंग दे दी। आपके पास क्या आ गया? एफिनिटी ऐसे आ गई। तो ये आपके पास कुछ चीजें मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। अब ये सिर्फ कहानियां ही है, देख लो यहाँ पे। फॉर्मल लेटर्स विद लेटर हेड। फॉर्मल लेटर या वो ऑर्गेनाइजेशनल जो कि लेटर हेड के साथ होता है, ये क्या है? एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। फॉर्मल का मतलब मैंने बताया था ऑफिशियल होता है। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दे रही होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन को, एक ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडिविजुअल को, सॉरी, एक ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन को, एक ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडिविजुअल को दे रही होती है अपनी स्टेशनरी यूज करते हुए। स्टेशनरी का मतलब होता है लेटर हेड। अपने लेटर हेड को यूज करते हुए कॉल्ड फॉर्मल लेटर्स विद लेटर हेड। बाकी फीचर्स और पर्पस देख लो, तुम्हें पता चले गए होंगे, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मल लेटर्स विदाउट लेटर हेड। फॉर्मल लेटर या ऑफिशियल लेटर जिसमें लेटर हेड नहीं होता, एक वेल प्लान रिटन कम्युनिकेशन है जो कि प्लेन पेपर पे लिखी जाती है। फिर प्लेन जो है वो डॉक्यूमेंट पे लिखी जाती है, और उस पर कोई कंपनी की ब्रांडिंग नहीं होती टॉप पे। मेमो शॉर्ट है मेमोरेंडम का। ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा होता है। सही है। शॉर्ट रिपोर्ट आपके पास, मैंने आपको बताया कि शॉर्ट रिपोर्ट वो कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको फाइंडिंग्स, प्रोग्रेसेस और रिकमेंडेशंस क्या करती है, लिख के दे देती है। तो फाइंडिंग की अपनी हेडिंग होगी, प्रोग्रेस की अपनी हेडिंग होगी, रिकमेंडेशन की अपनी हेडिंग होगी किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे। प्रेसी क्या होता है? एक कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है किसी भी टेक्स्ट का, और मेन आइडिया को कैप्चर करता है ये, विदाउट एडिंग पर्सनल इंटरप्रिटेशन। अपनी राय नहीं डाल सकते, बताया था मैंने ये। ऐसे आपको मैंने बताया कि ये आपके पास स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे आर्ग्यू करते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग आ गया। सीवी बेकार है। अब फॉर्मेट की तरफ आ रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आप फॉर्मेट के लिए रेडी हो? सवाल देख लो, ऐसा ना बच्चे परेशान हो गए। अब्दुल वासे जी, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। सैयद जोहेब, इसमें पैसेज भी आता है। पैसेज वो डॉक्यूमेंट है जो तुम्हें दे दिया जाएगा, उस पैसेज से तुमने प्रेसी लिखनी है, उस पैसेज का ही तुमने कॉम्प्रिहेंशन करना है। ठीक है। सैयद जोहेब, तुम्हारे सवाल का जवाब हो गया। अबू बकर जावेद कह रहे हैं इनसाइड एड्रेस क्या है? बस अभी बता रहा हूं इनसाइड एड्रेस, अभी बता रहा हूं। हमारा का सवाल है सर, सब्जेक्ट लिखना होता है या सब्जेक्ट वही लिखना होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, सवाल का ये है कि सब्जेक्ट वर्ड लिखना होता है
ये जो सब्जेक्ट लाइन है वही लिख लें, उस पर भी मैं आता हूँ। अभी थोड़ा सा आगे चल रहे हो, इनसाइड एड्रेस तो चलो मैंने वर्ड यूज कर लिया था, तो एक बच्चे ने पूछ लिया होगा, लेकिन अभी मैंने सब्जेक्ट पे बात नहीं किया हमारा, मैं सब्जेक्ट बताता हूँ अभी। अच्छा, साइमा कह रही है कि सर थोड़ा सा स्लो बात कर ले, हम नहीं समझ पा रहे हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको थ्योरी बता रहा हूँ, अगर थ्योरी स्लो कर लूंगा तो फायदा नहीं होगा, अब मैं अपनी स्पीड स्लो कर लूंगा। तभी मैंने आपको जो है ना थ्योरी बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से समझा दी है। मैं सब्जेक्ट का कंफर्म कर देता हूँ हमारा। ठीक है, चले, सबने यस कर दिया है। मोमिन कह रहा है कि अच्छा, उमर कह रहा है इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा। कहाँ पर मिलेगी, मैं आपको यूट्यूब का लिंक बना के दे दूंगा। मोमिन कह रहे हैं सर प्लीज लेटर और प्रेसी करवाइएगा ज्यादा, इंशाल्लाह लेटर भी करवाएंगे, प्रेसी भी करवाएंगे, बेफिक्र हो जाओ। अमर अमर जाफरी कह रहे हैं नेम इन स्टार्ट एंड एंड बोथ। जी ऐसा ही है, अभी जब फॉर्मेट देखेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। अब्दुल समी सलीम कह रहे हैं सर कॉज एंड इफेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अराउंड सर्कुलेट करेगा ना, बिल्कुल ऐसा है अब्दुल समी, ऐसा ही होगा, जब पढ़ेंगे ऐसे तब आपको समझ आ जाएगा। अली कह रहे हैं लेटर हेड रिपीट कर दें, अभी मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि लेटर हेड रिपीट कर देते हैं। फराह का कहना है सर कॉज एंड इफेक्ट ओनली वर्ड्स में लिखने हैं या सेंटेंस में लिखना है। आप वर्ड्स में लिख सकते हो, वर्ड्स में लिख लो, अगर वर्ड्स में नहीं लिखा जा रहा तो सेंटेंसेस में नहीं, फ्रेजेस में लिख लो। फ्रेजेस क्या होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि पूरा सेंस क्रिएट नहीं कर रहे होते, लेकिन क्या होता है कि आपको समझ आ जाता है कि एक आइडिया कॉन्सेप्ट है। तो पूरा पूरा सेंटेंस लिखने से ये होता है कंसाइजनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो एक वर्ड में लिखने की कोशिश करो, वरना एक फ्रेज लिख सकते हो। हिबा कह रही है कि सर आई जस्ट स्टार्टेड बीडब्ल्यूसीएस एंड आई हैव टू अटेम्प्ट बीडब्ल्यूसीएस पेपर इन नवंबर, इज इट पॉसिबल टू कवर सिलेबस? बिल्कुल ऐसा ही है, तभी मैं बिल्कुल शुरू से लेके चला हूँ। जोहा का सवाल है सर बीडब्ल्यूएस के एमसीक्यूज की तैयारी बस बुक रीड करे या फिर बीडब्ल्यूसीएस के एमसीक्यूज आते हैं वोकैबलरी के तौर पे? तो वोकैबलरी जहां से पढ़नी है पढ़ लो, बुक से पढ़नी है, किसी टीचर से पढ़नी है। एमसीक्यूज वोकैबलरी जो है ना, वोकैबलरी के आते हैं। उमर पोर्टल पे भी डाल देंगे। जी टेक्नो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जोहेब इंशाल्लाह जब ऐसे पे आऊंगा तो कॉज एंड इफेक्ट बता दूंगा, बेफिक्र हो जाओ, सही है। चल सबके सवाल के जवाब हो गए, अब फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। फॉर्मेट, फॉर्मेट किसका है, लेटर विदाउट लेटर हेड का, यानी कि यहाँ पे मेरे पास कंपनी का कोई लेटर हेड मौजूद नहीं है। ये लेफ्ट और राइट बराबर ही है, एक में मैंने फॉर्मेट बताया, एक में एग्जांपल भी। लेफ्ट साइड देख लेते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है सेंडर्स डिटेल, भेजने वाले की डिटेल। मैं भेज रहा हूं तो मैंने अपना नाम लिख दिया मोहम्मद उवैस। मैं भेज रहा हूं तो मैंने अपना फोन नंबर लिख दिया। मैं भेज रहा हूं तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया। मैं भेज रहा हूं तो मैंने अपना एड्रेस लिख दिया। अब यहां पे एक बंदा कह सकता है कि सर ये जो आप लेटर भेज रहे हो, एक बच्चा पूछ सकता है कि सर आप ये जो लेटर भेज रहे हो हमें, उसमें अगर एग्जामिनर ने आपका नाम दे दिया कि आपका नाम ये है, तो हम अपना नाम यूज करें या उसने जो नाम दिया है वो यूज करें? क्या दिमाग कहता है? जो वो कह रहा है आप वो नाम यूज करें। उसने बोला कि अज्यूम योर नेम इज काशान अहमद, तो अब ऊपर सेंडर्स डिटेल में क्या लिखोगे, ओएस कासमानी, अपना नाम नहीं, आप लिखोगे काशान अहमद। अब फोन नंबर तो मुश्किल ही है वो दे, अगर वो फोन नंबर नहीं दे रहा और फोन नंबर देगा भी नहीं तो आप कोई भी फोन नंबर लिख लो। सर मैं अपना फोन नंबर लिख लो, लिख लें। सर मैं फोन नंबर एज्यूम कर लो, कर लें। कि आप नंबर लिख लें 0333123456 लिख लें, या 765432 लिख लें, आपकी मर्जी है, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। फिर अगर ईमेल एड्रेस की बात करें तो ईमेल एड्रेस, अगर आपका नाम उसने काशान अहमद बताया तो ईमेल एड्रेस ओवेस कासमानी नहीं होगा, ईमेल एड्रेस जो काशान.ahmed@gmail.com हो जाएगा। सही है, तो ईमेल एड्रेस कुछ भी हो सकता है। सर अपना रियल ईमेल एड्रेस लिखे या आर्टिफिशियल ईमेल एड्रेस बना ले। देखिए अगर आपका रियल ईमेल एड्रेस ऐसा ही कोई ऑफिशियल सा है, आपके नाम पे ही है, तो आप वो लिख लें। वरना आप क्या करें, कोई फॉर्मल ईमेल एड्रेस बना ले। अगर एक बच्चा है उसका ईमेल एड्रेस है cutebachcha@gmail.com, तो वो क्यूट बच्चा नहीं लिखेगा, उसका नाम है फॉर एग्जाम्पल बिलाल असलम, तो लिखेगा bilal.aslam@gmail.com, चाहे वो ईमेल एड्रेस एक्सेस करता हो कि नहीं करता। सर जो फोन नंबर लिखा हुआ है, इस फोन नंबर पे जीरो की जगह +92 लगा ले तो कोई मसला है? नहीं। सर ये जो 0333 के आगे अगर मैं हाइफन लगा लूं तो मसला है? नहीं। सर अगर मैं 0333 के आगे स्पेस डाल दूं तो मसला है? नहीं।
भाई आप फोन नंबर उस तरीके से लिख सकते हो जिस तरीके से यूजुअली लिखा जाता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है, +92 के साथ भी लिखा जाता है, हाइफन भी लगाया जाता है, या फिर आपके पास स्पेस भी दी जाती है। अब एक बच्चा अगर फॉर एग्जाम्पल 033 लिख के ऑब्लिक या स्लैश लगा देता है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे फोन नंबर लिखा नहीं जाता है। अब इसमें इक्वल्स टू लगा दे, ऐसा नहीं होता है। तो जिस तरीके से नॉर्मली हम फोन नंबर लिखते हैं उस तरीके से लिख दो, फॉर्मेट होके। सबसे सिंपल यही है, यही लिख लो। ठीक है, ईमेल एड्रेस का मैंने आपको बता दिया, नाम का मैंने आपको बता दिया, फोन नंबर का मैंने आपको बता दिया। अब एड्रेस, एड्रेस में आप क्या करोगे? एड्रेस में आप चलोगे छोटे रेडियस से बड़े रेडियस की तरफ। छोटे रेडियस से बड़े रेडियस की तरफ का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया, आप पूरा एड्रेस लिख रहे हो, आपने डिसाइड किया है कि आप पूरा एड्रेस लिख रहे हो, कि आप चाह रहे हो कि वो भी मुझे लेटर ही भेजे, उसके लिए उसके पास पूरा एड्रेस होना चाहिए। तो आप चलोगे सबसे छोटे रेडियस से। अगर आप किसी घर के फ्लैट में रहते हो तो सबसे पहले आप फ्लैट नंबर लिखोगे, क्योंकि फ्लैट का रेडियस सबसे छोटा होता है। फिर फ्लैट के बाद आप फ्लोर नंबर लिखोगे, क्योंकि फ्लोर का रेडियस बढ़ जाता है, उस फ्लोर पे 10 फ्लैट हो सकते हैं, 2 फ्लैट हो सकते हैं। तो फ्लोर बड़ा है, फ्लैट छोटा है, तो फ्लैट, फ्लोर। इसके बाद क्या आएगा? फ्लोर से बड़ा होता है बिल्डिंग। फ्लोर एक है, बिल्डिंग में 3 फ्लोर है, तो बिल्डिंग आ गई। बिल्डिंग के बाद आपके पास आ जाएगी स्ट्रीट, क्योंकि स्ट्रीट का रेडियस बड़ा होता है, उस स्ट्रीट पे 10 बिल्डिंग्स हो सकती हैं। स्ट्रीट के बाद तुम लिखोगे ब्लॉक, क्योंकि उस ब्लॉक में 10 गलियां हो सकती हैं। और आप ब्लॉक के बाद लिखोगे एरिया, क्योंकि उस एरिया में 3 ब्लॉक हो सकते हैं, 4 ब्लॉक हो सकते हैं। फिर आप लिखोगे सिटी, कराची, बस। कराची से आगे नहीं जाओगे। ना ही आप सिंध लिखोगे, ना ही आप पाकिस्तान लिखोगे, ना ही आप जो है वो एशिया लिखोगे, ना ही आप वर्ल्ड लिखोगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। सर अगर मैं जो सबसे छोटा रेडियस है, अगर मैं पूरे एंड तक एड्रेस ना लिखना चाहूं तो कहां से शुरू करूं? तो आप शुरू कर लें ब्लॉक से। सबसे बेहतरीन क्या होता है? ब्लॉक, एरिया, सिटी, परफेक्ट। ब्लॉक, एरिया, सिटी, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की बात करूं तो ब्लॉक 2, पीसीएचएस, कराची, बेहतरीन। लेकिन आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस ना एक ऑफिस है, तो उनको अपना प्लॉट नंबर लिखना पड़ता है, क्योंकि चीजें वहां पे आती हैं, लोग आते हैं। तो वो क्या लिखेंगे? 187 के, क्योंकि ये इनका प्लॉट है, सबसे छोटा रेडियस। पीसीएचएस ब्लॉक 2 बड़ा रेडियस, सॉरी ब्लॉक 2 बड़ा रेडियस, पीसीएचएस बड़ा रेडियस, और फिर कराची सबसे बड़ा रेडियस। ठीक है, लेकिन आप अपना इंडिविजुअल लिख रहे हो एंड यू फील लाइक कि मुझे अपना पूरा एड्रेस नहीं लिखना, आप पूरा एड्रेस लिखो, आप आधा एड्रेस लिखो, हमेशा इतने छोटे रेडियस से बड़े रेडियस की तरफ जाता है। बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, मैंने शुरू में डिस्क्लेमर दिया था। सैदा जुल्फ का सवाल है कि सर +92 यूज करना होता है? जरूरी नहीं है। देखो मैंने यूज नहीं किया तो उसका मतलब है जरूरी नहीं। पढ़ा लिखे ने सर सेंडर एड्रेस के बाद कितना स्पेस दे? अभी आ रहा हूं उस पे, अभी आ रहा हूं। इन्फिनिक्स कह रहे सर ये इनफॉर्मल लेटर के लिए भी ऐसा ही होगा? मैंने इनफॉर्मल लेटर भी नहीं पढ़ाया है। इधर लुक एट मी, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। क्या चाह रहे हो? इस 45 मिनट्स में पूरा बीडब्ल्यूसीएस पढ़ा दो, कल जाके पेपर दो, पास करके आ जाओ? पॉसिबल नहीं है। अभी इनफॉर्मल लेटर नहीं बताया, अभी सेंडर डिटेल के बाद क्या चल रहा है नहीं बताया। तुम लोग आगे भागे जा रहे हो। जो मैं तुम्हें नाम के बारे में बताया, जो मैंने तुम्हें फोन नंबर के बारे में बताया, जो मैंने ईमेल एड्रेस के बारे में बताया, जो एड्रेस के बारे में बताया, सब गया पानी में। सुनो, सुकून से सुनो, समझ आएगा। सारी चीजें बताऊंगा, खुदा की कसम सारी चीजें बताऊंगा। मेरी क्लासेस के बाद तुमने बोला ना सर आपने मुझे ये तो लेटर नहीं पढ़ाया था, तो यहीं पे मैं मौजूद हूं, मुझसे आके मिल लेना। सुनो, सबर करो, सुकून करो। चले वापस से शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंडर्स डिटेल। सेंडर डिटेल में आएगा नाम, किसका? भेजने वाले का नाम। नहीं दिया हुआ तो अपना नाम लिख लो, दिया हुआ है तो वही नाम लिखो। सर मुझे अपना नाम लिखना मुझे शर्म आती है, तो भाई कोई नाम बना लो। तुम बना लो कामरान वदूद, कोई भी नाम बना लो, ठीक है। दूसरा, फोन नंबर। फोन नंबर तो वो देगा नहीं, फोन नंबर तुम अपना लिख लो। फोन नंबर तुम इमेजिनरी कर लो, 0 से भी शुरू कर सकते हो, +92 से भी शुरू कर सकते हो। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस वही होनी चाहिए जो नाम लिखा हुआ है। अगर तुमने अपना नाम लिखा है तो ईमेल एड्रेस वही होनी चाहिए। नाम उसने अज्यूम करवाया तो ईमेल एड्रेस वही बनेगी। एड्रेस, एड्रेस जो है आपके पास छोटे रेडियस से बड़े रेडियस की तरफ जाता है। आप चाहो तो पूरा घर तक ले जाओ उसको। कराची में आएगा, कराची से वो पीसीएचएस में आएगा, पीसीएचएस से वो ब्लॉक 2 में आएगा, ब्लॉक 2 से वो 187 के में आ जाएगा। मैंने एड्रेस में लिख दिया रूम G1, यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ठीक है। आप क्या करो, उसको बिल्कुल छोटे रेडियस से बड़े रेडियस की तरफ लेके चले जाओ, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप उसको आखिरी ब्लॉक तक बता दो। ब्लॉक
एरिया, सिटी, सबसे परफेक्ट एड्रेस, सबसे परफेक्ट एड्रेस। ठीक है। अब मुझे सवाल था एक लाइन वाला, हर कंपोनेंट के बाद, सुनना, हर कंपोनेंट के बाद एक लाइन का गैप आता है, हर कंपोनेंट के बाद एक लाइन का गैप आता है, ये याद रखिएगा। सेंडर्स डिटेल हो गया, एक लाइन का गैप आएगा, डेट, दूसरा कंपोनेंट डेट। डेट कैसे डालेंगे? अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आप एग्जामिनेशन हॉल की आज की डेट डालोगे। अगर फॉर एग्जांपल आज तुम्हारा पेपर होता, तुम क्या डेट डालते? 11 अक्टूबर 2025। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आज की डेट, अगर डेट दी हुई है तो वही डाल दोगे। और तीसरा ये हो सकता है डेट नहीं दी हुई, डेट की हिंट दी हुई है, जैसे कि तुमने 15 अगस्त 2019 में एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया था जो कि एक हफ्ते के बाद आने वाला था, वो रेफ्रिजरेटर अभी तक नहीं आया, तुमने कंप्लेन लेटर लिखनी है। 15 अगस्त, एक हफ्ते के बाद 22 अगस्त, कम से कम 2 दिन के बाद तो लिखूंगा। मैं 24 अगस्त को लेटर लिख रहा हूं, 24 अगस्त 2019, क्योंकि 15 अगस्त 2019 को तुमने ऑर्डर प्लेस किया था। अब तुम लिखोगे 10 अक्टूबर 2025, तो उसको 6 साल के बाद याद आ रहा है। सही है। तो डेट नहीं दी हुई तो आज की डेट, डेट दी हुई है तो डेट डाल दो, डेट की हिंट दी हुई है तो अपने हिंट को फॉलो करना है। सेंडर्स डिटेल, एक लाइन का गैप, उसके बाद आ जाएगा डेट, फिर एक लाइन का गैप आएगा। ठीक है, एक लाइन का गैप आएगा, फिर रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस ऑप्शनल है। रेफरेंस की कहानी समझो बगैर परेशान हुए। अगर रेफरेंस नंबर नहीं दिया हुआ ना, तो रेफरेंस नंबर अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, उसे स्किप मार दो, उसे इग्नोर कर दो। यार मैंने जो है वो रेफरेंस लेटर लिखा, सॉरी, मैंने जो ना वो एक लेटर लिखा अपने सप्लायर को। ये सप्लायर ने मुझे एक लेटर लिखा कि भाई हमारे पास में नए प्रोडक्ट्स आए, आप ये चेक कर लें। उसका नाम था XYZ ट्रेडर्स। उसने जो मुझे लेटर लिखा, उस लेटर में उसने रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, तो मेरे उसके लेटर में एक रेफरेंस नंबर आ रहा होगा। क्या रेफरेंस आ रहा होगा? XYZ_2025005। इसका मतलब है कि XYZ ने 2025 का पांचवा लेटर किसको लिखा है? मुझे लिखा है, रेफरेंस नंबर है ना ये। जो अगला लिखेगा 006, 007 एंड सो ऑन। अब मैंने बोला यार मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट उसने भेजे मुझे अच्छे लग रहे हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ओके एंटरप्राइज। मैंने क्या किया, उसको लेटर लिखा। मैंने उसको बताने के लिए कि मैं तुम्हारे लेटर का रिस्पॉन्स कर रहा हूं, मैंने उसका रेफरेंस लिखा। उसका रेफरेंस लिखा XYZ_2025_005। उसका ना, उसका 005 हो जाएगा ना, उसी का रेफरेंस लगाया। अपना रेफरेंस क्या लगाया? मेरा होगा OKE, मेरा तरीका होता है OKE, और मैं लिखता हूँ पहले मंथ, मैं लिखा JAN, फिर उसके बाद में लिखता हूँ यार 2025, और उसके बाद में लिखता हूँ अपना नंबर। तो मेरा नंबर ऐसे चल रहा है 401। तो मैंने भी एक तीसरा लेटर लिखा तो 0003। ये मेरा, तो मेरा रेफरेंस लेटर, मेरा रेफरेंस नंबर, उसका रेफरेंस नंबर। सर अगर उसने रेफरेंस नहीं भेजा हो तो क्या अपना रेफरेंस लिख सकते थे? आंसर इज यस। सर अगर मेरा रेफरेंस नंबर भी मौजूद नहीं हो तो विदाउट रेफरेंस जा सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है। अगर सर लेटर में कहीं रेफरेंस का जिक्र नहीं हो तो क्या करो? खामोशी से रेफरेंस को इग्नोर मार दो, होशियार बनने की जरूरत नहीं है। फिर एक लाइन का गैप आ जाएगा, इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस का मतलब क्या होता है? वो एड्रेस जो कि लेटर के अंदर मौजूद है। इनसाइड एड्रेस ना, इनसाइड एड्रेस जो कि लेटर के अंदर मौजूद है। तो सर ये लेटर के अंदर एड्रेस मौजूद है तो उसका नाम इनसाइड एड्रेस क्यों है? क्योंकि ये अंदर मौजूद है और ये बाहर की तरफ नजर आएगा। ये अंदर मौजूद है, बाहर की तरफ नजर आएगा। कैसे? मैंने अपने लेटर को ऐसे फोल्ड किया कि बीच में जो इनसाइड एड्रेस है वो सामने नजर आ रहा हो। जैसे ही मैं उसको एनवलप के अंदर इंसर्ट करूंगा तो वो जो प्लास्टिक की विंडो होती है उसके अंदर एड्रेस बाहर नजर आ रहा होगा। दिस इज कॉल्ड इनसाइड एड्रेस। सर ये मैंने एड्रेस बाहर क्यों दिखाया? क्योंकि ये रिसीवर का एड्रेस है। वो जो कंपनी होगी, कुरियर कंपनी, उसने जब उस पन्नी के अंदर देखा, अच्छा ये एड्रेस है, चलो मैं यहाँ पे जाके उसे डिलीवर कर देता हूँ, तभी इसको कहते हैं इनसाइड एड्रेस। ये वो एड्रेस है जो कि अंदर है लेकिन बाहर की तरफ नजर आ रहा है, और यहाँ पे रिसीवर की डिटेल है, तो दिस इज कॉल्ड इनसाइड एड्रेस। इसका दूसरा नाम क्या है, आसान नाम क्या है? रिसीवर्स डिटेल। जैसे ऊपर सेंडर्स डिटेल थी, यहाँ पे रिसीवर की डिटेल है। रिसीवर का नाम, रिसीवर की डेजिग्नेशन, रिसीवर की ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और एड्रेस को हम 3 लाइनों में तोड़ेंगे। सर सेंडर्स डिटेल में एड्रेस को हमने 3 लाइनों में नहीं तोड़ा, यहाँ पे एड्रेस को 3 लाइनों में तोड़ रहे हैं। रीजन, क्योंकि जब तुम्हारे पास एड्रेस हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करता है, अब देखो ये मेरी स्क्रीन में, स्क्रीन से बाहर में निकल जाऊंगा तो अब तुम्हें मेरा हाथ नजर नहीं आ रहा, तो मुझे एड्रेस इतना ही लिखना है। तो उसके लिए क्या है, पहले मैंने एड्रेस की एक लाइन लिखी,
उसके बाद दूसरी लाइन लिखी, उसके बाद तीसरी लाइन लिखी। तो एड्रेस को मैं क्या करूंगा कि नीचे की तरफ ले आऊंगा ताकि वो उस विंडो से बाहर ना चले जाए, वरना कुरियर कंपनी वाला बोलेगा किसको भेजूं। एड्रेस तो बाहर की तरफ निकल गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एड्रेस है आपके पास लिखा है 187 के PCHS ब्लॉक 2। अब मैं अगर कॉमा लगा के कराची आगे ही लिख देता तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कराची छुप जाता। अब उसको समझ ही नहीं आता कि ये PCHS ब्लॉक 2 कौन से शहर का है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता था ना, तो परेशान हो जाता। तो इसलिए बेहतर था मैंने कराची नीचे लिख दिया, उसी विंडो के अंदर कराची भी नजर आ रहा है। इसकी जो वर्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि 3 लाइन का एड्रेस आराम से नीचे तक आ जाए और छुपे नहीं। अगर आप चौथी लाइन पे लेके जाओगे तो वो भी क्या होगा, नीचे की तरफ चले जाए। तो 3 लाइनें और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इनसाइड एड्रेस। जिसको मैं भेज रहा हूँ उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। इसमें भी ऐसे जाएंगे ना, तो देख वही होगी ना ये। अच्छा वो असल में PCHS ब्लॉक 2 लिखते हैं ना, तभी वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना सिर्फ कैसे ब्लॉक 2 PCHS कराची लिख सकते हैं, टेंशन। इसमें भी ऐसे चलेंगे, छोटे से बड़े रेडियस की तरफ चलेंगे। सवालात बढ़ते चले आ रहे हैं। अब्दुल्ला गौरी, अगर हमारे नाम के साथ हमारी डेजिग्नेशन भी दी हुई हो तो कैसे लिखेंगे? देखो अब्दुल्ला गौरी, तुम ये समझो कि अगर तुम्हारे नाम के आगे तुम्हारी डेजिग्नेशन लिखी है ना, तो वो विदाउट लेटर हेड नहीं होगा, वो विद लेटर हेड होगा। तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन से भेज रहे होगे, मैं भी तुम्हें विदाउट लेटर हेड पढ़ा रहा हूँ। दाऊद शाहिद दाऊद शाहिद जो है वो कह रहे हैं कि ब्लॉक कंपलसरी है क्या, किसी एरिया में ब्लॉक ना हो तो प्लॉट नंबर। भाई किसी में ब्लॉक नहीं हो तो ब्लॉक नहीं लिखना जरूरी थोड़ी है, मैं तो बता रहा हूँ। अब इस किसी को स्ट्रीट नंबर नहीं पता होगा तो स्ट्रीट नंबर नहीं लिखेगा। भाई एक बंदा जो है वो फ्लैट में नहीं रहता, वो अपने जमीन के घर पे रहता है, तो वो फ्लैट नंबर से थोड़ी स्टार्ट करेगा, वो प्लॉट नंबर से स्टार्ट करेगा। जो चीज नहीं है वो थोड़ी लिख सकते। भाई एक बंदा है वो लिखता है फॉर एग्जाम्पल, वो लिखता है कि अपने स्ट्रीट का नंबर लिखता है 166 स्ट्रीट, गुलशन, गुलशन इकबाल कराची। तो प्लॉट नहीं लिखा, सॉरी इसने ब्लॉक नंबर नहीं लिखा, क्या फर्क पड़ता है? इतना ज्यादा नहीं सोचो यार। AASR कह रहे हैं सर हमारी मैम ने टॉप पर डेट का कहा है, आपने सेंडर एडविच साहिबा के नॉर्मल लेटर में तो फोन नंबर और जीमेल वगैरह नहीं होते। ये बेटा नॉर्मल लेटर में क्या करूं। शिजा करिए अस्सलाम वालेकुम सर, क्या क्लास, मुझे क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी मिल जाएगी, बेफिक्र हो जाओ। काइंडली इरेलीवेंट क्वेश्चन मत करें आप लोग सर को। कोई मसले की, मैं बस ये कह सिर्फ वो जो सीरियस हो गया था उस पर आ गया। सही। आ, चलो बाद में बाकी सवाल देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इनसाइड एड्रेस हो चुका है। एक लाइन का आपने गैप दिया हर चीज के बाद, पहले सेंडर्स डिटेल, एक लाइन का गैप हुआ, फिर आपके पास आ गई डेट, एक लाइन का गैप आया, रेफरेंस नंबर ऑप्शनल है। उसने सवाल में कह दिया कि भाई आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन ने लेटर लिखा था विद अ रेफरेंस नंबर दिस दिस एंड दिस। तो रेफरेंस नंबर उसने दिया हुआ है, फिर लिखना होगा। अगर उसने रेफरेंस नंबर का कोई जिक्र नहीं किया, रेफरेंस नंबर को ऐसे भूल जाओ कि जैसे वो आपको भूल गई। खैर, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि रेफरेंस नंबर को छोड़ देना है। फिर इसके बाद आपके पास जो है वो इनसाइड एड्रेस आएगा। इनसाइड एड्रेस रिसीवर की डिटेल होती है, उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, और 3 लाइन में एड्रेस आ जाएगा। फिर आपके पास है सब्जेक्ट लाइन। अब सवाल, क्या सर मैं सब्जेक्ट वर्ड लिखूं SUBJECT : नहीं, आप सीधा सीधा सब्जेक्ट लिखो। अगर ये लेटर आप हाथ से लिख रहे होते आप सब्जेक्ट लाइन लिखते और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते। अगर आप ये कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो तो आपने सब्जेक्ट लाइन लिखी, उसे बोल्ड कर दिया, उसे बोल्ड कर दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, सही है, और जॉब का है असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, तो आपने कहा अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग। आप ये नहीं लिखोगे सब्जेक्ट कॉलन अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग। आप सवाल पूछोगे सर सब्जेक्ट और वर्ड क्यों नहीं लिखना? पूरे लेटर में अचानक से बीच में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, सिर्फ एक लाइन, और वो एक लाइन इत्तेफाक से कुछ समराइज कर रही है क्या, कि मुझे ये काम है आपसे, और वो भी आपने बोल्ड की हुई है। अब कितना एविडेंस चाहिए कि ये सब्जेक्ट लाइन है? वो चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रही है कि भाई मैं सब्जेक्ट लाइन हूं, मुझे अलग से तुम रीड कर लोगे, तुम समझ जाओगे कि इस लेटर का पर्पस क्या है। आप सब्जेक्ट की हेडिंग नहीं डालोगे। अगर डाल दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डाल दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो सर डलवा लेना। भाई मैं गलत क्यों सिखाऊं? जब एक चीज सही मौजूद है तो सीख लो। और अगर मैंने ये सब्जेक्ट लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। मैं तुम्हें बता रहा हूं जो होना चाहिए। और फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें जो होती है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये जो तुम्हारे पास डेट लिखी हुई है 31 31 ये कहलाता है ब्रिटिश स्टाइल। इसमें क्या होता है, डेट लिखी जाती है डी स्पेस M स्पेस Y डी का मतलब होता है डबल डिजिट डेट। M का मतलब होता है कि आपने पूरा मंथ लिखना है। पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। आप फुल कैप्स में कभी भी नहीं लिखते ये अपना मंथ। और साथ ही साथ आप फुल स्मॉल में भी नहीं लिखते। पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। स्पेस वाई यार आप पूरा लिखोगे। आप अपोस्ट्रोफी 25 नहीं लिख सकते। सही है। अब किसी बच्चे ने अगर गलती से लिख दिया 31 लिखा और ST लगा के December 2025 लिख दिया, तो गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा। लेकिन जो फॉर्मेट है उसको फॉलो कर लो, डी स्पेस M स्पेस वाई। एक बच्चे ने दोनों जगह हाइफन लगा दिए, 31 लिखा हाइफन दिसंबर हाइफन 2025, गलत नहीं होगा। लेकिन जो सही फॉर्मेट है वो फॉलो कर लो। एक बच्चा अमेरिकन स्टाइल में चले गया, पहले मंथ, फिर डेट, फिर कॉमा, फिर उसके बाद ईयर। ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन कॉमे की गलती हो गई तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग गलत हो जाएगी। सही हो गया। सब्जेक्ट लाइन के बाद आपके पास एक लाइन का गैप आ रहा है, फिर एक लाइन के गैप के बाद है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है सैल्यूट करना। सैल्यूट कैसे करेंगे? रिस्पेक्ट शो करते हुए, डियर मिस्टर अली, मिस्टर में MR डॉट आ जाए। डियर मिस आलिया, MS डॉट हो जाएगा। डियर मिसेस अलीना, MRS डॉट हो जाएगा। मिस्टर, मिस और मिसेस कब लिखते हैं? सुन लो, मैं तुम्हें ये इसका हैंडआउट में भी ऐड करवा दूंगा। मिस्टर लिखते हैं जब मैं किसी लड़के को लेटर लिख रहा हूं, सर ये तो ऑब्वियस बात है। मिस और मिसेस लिखते हैं लड़कियों को, पहली बात। मिस्टर, मिस और मिसेस लिखते हैं स्टेक होल्डर्स को। PRC 5 पढ़ा हुआ है। स्टेक होल्डर्स जैसे कि सप्लायर, जैसे कि कस्टमर, जैसे कि बैंक, जैसे कि गवर्नमेंट, सर जैसे कि एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज नहीं, वो तो इंटरनल है ना, वो मेमो में लिखेंगे। तो यहाँ पे लेटर की बात करें तो जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, आप क्या करते हो, वहां पे मिस्टर, मिस, मिसेस लगाते हो। मेल स्टेक होल्डर है मिस्टर, फीमेल स्टेक होल्डर है तो मिस और मिसेस। मैरिटल स्टेटस पता है कि वो मैरिड है तो मिसेस। मैरिटल स्टेटस पता है कि वो अनमैरिड है, मिस। अगर मैरिटल स्टेटस नहीं पता तो मिस। तो सुना, मुझे एक खातून के बारे में पता है कि वो शादीशुदा है तो मैं मिसेस लिखूंगा। अगर नहीं, अगर पता है कि शादीशुदा नहीं तो मिस लिखूंगा। पता ही नहीं है तो पहले फोन करके पूछूंगा, हाँ भाई आपकी शादी हो गई है? लेकिन क्या बदतमीजी है ये। तो मैं क्या लिख दूंगा, मिस का मतलब होता है कि दोनों चीजें कवर होता। सर कभी कभी मैंने देखा है डियर सर भी लिखा होता है, डियर मैडम भी लिखा होता है। वो सीनियोरिटी के लिए होता है, रिस्पेक्ट शो करने के लिए। तुमने मुझसे पढ़ लिया, कल को जिंदगी में तुम्हें कोई रेफरेंस चाहिए होगा, तुम क्या लिखोगे, डियर सर ओवेस, या डियर मैडम, जो भी मिस का नाम होगा, तो डियर मैडम सादिया। तो डियर सर मैडम का होता है सीनियोरिटी, रिस्पेक्ट, पोजीशन शो करने के लिए होता है, अथॉरिटी शो करने के लिए। डियर का मतलब समझना है, तो डियर का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना। सर अगर मैं डियर लिख रहा हूं तो रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, और डियर हटा दूं तो डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं। नहीं, अगर आप डियर हटा दें तो उसका मतलब है रिस्पेक्ट शो करने की जरूरत नहीं है। भाई तुमने मुझे पहली बार कोई बात लिखी व्हाट्सएप पे, तुमने कहा डियर सर ओवेस। दूसरी बार लिखी डियर सर ओवेस। 10 दफा बात करे तुम, डियर सर ओवेस नहीं कहोगे, सर ओवेस। सीधा सीधा लिखोगे सर ओवेस लिखोगे, आप डियर लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया डियर मिस्टर अली। हम जब लेटर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको ये रिवाइज भी करवा दूंगा। फिर आपके पास 3 पैराग्राफ में कोशिश करोगे लेटर लिख लो। 3 पैराग्राफ में पहला पैराग्राफ होगा रेफरेंस प्लस पर्पस। तुम जो लेटर लिख रहे हो, लेटर की टाइप्स होती है, जैसे कि कंप्लेन लेटर होता है, क्लेम लेटर होता है, तुम्हारे पास जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है, तुम्हारे पास एक्सेप्टेंस लेटर होता है, टर्मिनेशन लेटर होता है, तुम्हारे पास रेजिग्नेशन लेटर होता है, तुम्हारे पास अप्रिसिएशन लेटर होता है, तुम्हारे पास सेल्स लेटर होता है, तुम्हारे पास परचेज लेटर होता है, तुम्हारे पास इंक्वायरी लेटर होता है, तुम्हारे पास फॉलो अप लेटर होता है। जितने भी तुम्हारे पास लेटर्स मौजूद हैं, हमेशा याद रखना किसी ना किसी पर्पस के तहत लिख रहे होते हो। तो शुरू में तुम पर्पस बता दोगे, भाई मैं लेटर लिख रहा हूँ जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, मैं लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट टूटा हुआ आया है,
मैं लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे इलाके में जो है ये अ, बारिश का पानी खड़ा हो गया है। मैं लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे प्रोडक्ट से परेशान हूँ। मैं लेटर लिख रहा हूँ कि हमारी नई ऑफर आई है। पर्पस, रेफरेंस क्या होगा कि किस रेफरेंस से लिख रहे हो। एक तो रेफरेंस ये हो सकता है यार, वो तुमने कहा था कि तुम मुझे लेटर लिख देना, तो एज पर आर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रेफरेंस, या एज पर आर रिटन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि आपने रेफरेंस दे दिया, या अगर आपने न्यूज़पेपर में कोई चीज़ देखी थी, तो मैंने आपका एड न्यूज़पेपर में देखा था, फला न्यूज़पेपर में इस तारीख को मैंने आपकी जॉब एड न्यूज़पेपर में देखी थी। मैं आपके दुकान पर आया था 5 तारीख को इस इतने बजे। रेफरेंस बनाओ, ताकि क्या हो कि वो समझ पाए कि क्यों भेज रहा है। रेफरेंस प्लस पर्पस। रेफरेंस कैसे लिखते हैं, पर्पस कैसे लिखते हैं, मैं आपको बता दूंगा। भाई डिटेल, डिटेल में आपके पास क्या आ जाएगा, डिटेल में आपके पास आ जाएगा कि जो भी कहानियां हैं वो आप लिख दोगे। जैसे कि अगर मैं जॉब एप्लीकेशन लेटर लिख रहा हूं, मैं डिटेल में लिखूंगा कि मैं क्यों सूटेबल कैंडिडेट हूं। अगर मैं डिटेल लिख रहा हूं तो डिटेल में मैं लिखूंगा कि क्यों मैं कंप्लेन कर रहा हूं, मुझे नुकसान क्या हुआ है। अगर मैं जो है वो कोई चीज परचेज कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा कि मुझे क्यों परचेज करनी है, क्या परचेज करना है। मैं सेल्स कर रहा हूं तो मैं बताऊंगा कि मैं क्यों सेल कर रहा हूं, क्या सेल कर रहा हूं, उसमें क्या क्या चीजें मौजूद है, कलर्स और स्पेसिफिकेशन वगैरह जैसी चीजें। डिटेल कहानियां लिखो उसमें। और एंड में आ जाता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब तुम्हें रिसीवर से क्या चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लें। मैं चाहता हूं कि आप मुझे गाइड करें। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे प्रोडक्ट परचेज करें। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे भाई ये ऑर्डर जो है ना 10 तारीख तक मेरे घर पे पहुंचवा दो। मैं चाहता हूं कि आप जो है ना ये अपने न्यूज़पेपर में लेटर पब्लिश कर दें ताकि कंसर्न अथॉरिटीज देख ले। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। जैसे कि योर्स सिंसेरली, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, काइंड रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, रिगार्ड्स वाली सीरीज आ जाएगी। रिस्पेक्टफुली, देखो, जब तुम योर्स सिंसेरली या योर्स फेथफुली लिख रहे हो, उसका मतलब है कि तुम स्टेक होल्डर से बात कर रहे हो। मैं कस्टमर को लिखूंगा तो सिंसेरली, योर सिंसेरली लिखूंगा, फेथफुली लिखूंगा। सप्लायर से भी यही यूज करूंगा, लेंडर से भी यूज करूंगा। तो ये जिसको मैंने डेयर मिस्टर, डेयर मिस, डेयर मिसेस लिखा था ना, तो डेयर मिस्टर, डेयर मिस, डेयर मिसेस के साथ क्या जाएगा, योर सिंसेरली, योर फेथफुली। और अगर मैं लिख रहा हूं ऊपर डेयर सर किसी सीनियर को, तो योर्स ओबीडियंटली। तो क्या लिखूंगा, योर्स ओबीडियंटली, योर्स रिस्पेक्टफुली। ठीक है। और अगर मैं अपने किसी बराबर के बंदे से बात कर रहा हूँ, कैजुअल रिलेशन है, मुझे डेयर वेयर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे एक सप्लायर है, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, डेयर, बेस्ट विशेस, वार्म रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड्स, रिगार्ड्स, कुछ भी, वार्म, काइंड, विशेस, बेस्ट विशेस, ये एक लाइटर टोन पे बात हो। ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा। सर सिग्नेचर करना जरूरी है, नहीं है। आप ये सिग्नेचर ऐसे भी लिख सकते हो जैसे लिखा हुआ है ये, 2 हाइफन के बीच में सिग्नेचर लिखा हुआ है। अक्सर क्या होता है, 2 हाइफन के बीच में एसडी लिखा होता है, सिग्नेचर्ड एसडी, वो भी कर सकते हो। या सीधा सीधा सिग्नेचर इग्नोर कर दो, अपना नाम लिख दो। इंक्लोजर भी ऑप्शनल है, अगर कोई चीज लगा रहे हो, इनक्लोज कर रहे हो, आप किसी चीज को अटैच कर रहे हो, तो आपने लिख दिया इनक्लोजर। मैं सीवी भेज, मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने क्या इनक्लोज किया होगा, सीवी। तो मैं लिख दूंगा करिकुलम वेटाए या फिर रेज्यूमे। तो ये आपके पास, आप लेटर लिख रहे हो, आप मेमो लिख रहे हो, आप प्रेसी लिख रहे हो, आप दुनिया में कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, 2 रूल याद रखिएगा। नंबर 1, कि हर कंपोनेंट के बाद एक लाइन का गैप आता है। हर कंपोनेंट के बाद एक लाइन का गैप आता है। कुछ टीचर्स बोलेंगे कि यार इसके बाद एक लाइन का गैप दो, कुछ बोलेंगे इसके बाद 2 लाइन का गैप दो, कुछ बोलेंगे इसके बाद गैप ही नहीं दो। आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, यार ये क्या बात हुई, इनकंसिस्टेंसी आ रही है। हमेशा याद रखना, रिटन कम्युनिकेशन में कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, तभी कम्युनिकेशन स्पॉइल कर जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 रूल, हर चीज एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से शुरू करो, राइट साइड की तरफ लेके जाओ। देखो, हर चीज लेफ्ट साइड से शुरू होगी। आपने किसी भी चीज को इंडेंट नहीं करना, किसी भी चीज की अलाइनमेंट नहीं करना। कभी कोई टीचर बताते हैं यार डेट राइट साइड पे डाल लो, तो एड्रेस लेफ्ट साइड पे डाल लो, तो फला सेंटर पे डाल लो, तो अजीब नागिन वाला लेटर हो जाए। हर चीज लेफ्ट से शुरू करो और राइट साइड की तरफ लेके जाओ। कोई अलाइनमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई इंडेंट करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट टू राइट चलोगे। ये मैंने आपको बताया है फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर हेड। इसमें लेटर हेड मौजूद नहीं है। मैं सवालात ले रहा हूँ, मुझे सवालात जाते हुए डर लग रहे थे ना, सवालात हैं, लेकिन सवालात लेते फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ।
अबू बकर कह रहे सर इनसाइड एड्रेस तो कंपलसरी है ना? बिल्कुल कंपलसरी है, मैंने कब बना कहा कि कंपलसरी नहीं है। जुएब कह रहे सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा लेटर? बताऊंगा इंशाल्लाह, जब मैं तुम्हें लेटर लिखवाऊंगा ना, मैं तुम्हें 20 लेटर लिखवाऊंगा, 20 लेटर्स काफी होंगे समझने के लिए। तुम्हें समझ आ जाएगा कौन सा लेटर कौन सा है। देखो 4 लेटर्स होते हैं तुम्हारे पास, फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड, फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर हेड जो मैंने भी बताया, आपके पास होता है फॉर्मल सर्कुलर लेटर, और आपके पास होता है इनफॉर्मल लेटर। ये 4 लेटर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इसके अलावा नहीं आते बाहर। जीशान अली कह रहे हैं सर अगर हम एज इंडिविजुअल किसी इदारे के ऑफिसर को लेटर लिखें तो फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल? अभी मैंने आपको बताया जीशान, शुरू में ही बताया मैंने आपको, अगर आप कोई इंडिविजुअल हो और ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिख रहे हो तो ये फॉर्मल लेटर होता है। मेरे ख्याल से शायद क्लास लेट ज्वाइन की थी। अभी हाँ कह रही है सर ये यूट्यूब पे अपलोड करेंगे ना? बिल्कुल मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, शुरू की बातें मिस कर दी हैं, वो यूट्यूब पे जरूर देख लीजिएगा। मैंने तमाम चीजें आपको डिटेल में बताई है शुरू से लेकर एंड तक। तो जीशान तुम्हारे सवाल का जवाब, एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिख रहा हो, एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल को लेटर लिख रही हो, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिख रही हो, ये आपके पास होता है फॉर्मल लेटर। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को लेटर लिख रहा हो और कोई बिजनेस पर्पस ना हो, कोई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस नहीं हो, तो ये कहलाता है इनफॉर्मल। जैसे कि मैं अपने दोस्त को लेटर लिख रहा हूँ कि भाई जो है वो छुट्टियां मनाने के लिए इस बार तुम यहाँ पर आ जाओ एंड सो ऑन। ठीक है। इकरा शेख सर ये यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल फॉर्मेट है, मींस ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है। मैं जो आपको फॉर्मेट लिखवा रहा हूँ ये थॉरो रिसर्च के बाद है, इंशाल्लाह इसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। तभी मैंने आपको शुरू में कहा कि भरोसा करते हो तो ये लेटर्स पढ़ के जाओ, इंशाल्लाह तुम पास करोगे। दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट, बट अल्हम्दुलिल्लाह हर अटेम्प्ट में तकरीबन कोई 30-35 बच्चे पढ़ते हैं और 80% 90% पास कर लेते हैं। अगर फॉर्मेट की गलती होती तो वो फेल कर जाते। तो दिस इज द राइट फॉर्मेट। जो आप फारिया करें सर रेफरेंस की बात समझ नहीं आई, मैं जब लेटर कराऊंगा तो समझा दूंगा। सही है। अफान करें अभी बच्चा पूछेगा बोल्ड कैसे करेंगे कंप्यूटर में। टेक्नो कह रहे हैं अगर बोल्ड ना लिखे सब्जेक्ट को तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यार ये सवाल तुम आई क्या को ईमेल कर दो। सब्जेक्ट को बोल्ड करके लिखते हैं, बोल्ड का मतलब होता है एम्फेसाइज करना। अक्सर लोग क्या करते हैं सब्जेक्ट को फुल कैप्स में लिख देते हैं। फुल कैप्स करने का मतलब होता है चिल्लाना। हमें चिल्लाना नहीं है, हमें एम्फेसाइज करना है, तो आप बोल्ड करके लिखोगे। सही है। अर्शिया तुमने जो लिखा ना October 10, 2025, इसको फुल फॉर्म में लिखो। देखो ऐसे लिखो, चीज लिखा करो फुल फॉर्मेटिंग के साथ लिखा करो। देखो October 10, 2025। नाउ दिस इज हाउ यू राइट दिस। तुमने जो लिखा है ना, तुमने अक्टूबर का ओ स्मॉल किया हुआ है, अक्टूबर को तुमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, अक्टूबर और 10 के बीच में गैप नहीं है, फिर कॉमा लगाया उसके बाद गैप नहीं है। तो अगर तुम इस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तुम इस तरीके से भी लिख सकती हो। सीधा कह रहे सर क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ हाँ मिल जाएगी, मिल जाएगी, इंशाल्लाह मिल जाएगी। हाँ मेरा नाम उवैस कासमानी, चैनल का भी नाम उवैस कासमानी है। एड्रेस में, अच्छा हमारा, मैं उस पर आ रहा हूँ कॉमा वाली बात पे। मोमिन कह रहे सर लिखेंगे ना डियर सर कासमानी, बहुत सी जगह पे उसका नाम, उसे आगे वाला नाम लिखा जा रहा है, सो काइंडली। अच्छा 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 अच्छा, तुम ये पूछ रहे हो कि अगर एक बंदे का नाम है, मैं ओवैस कासमानी को लेटर लिख रहा हूँ, तो मैं डियर सर ओवैस लिखूं या डियर सर कासमानी लिखूं? तो इट्स अप टू यू। देखो कुछ चीजें ना ब्लेंड हो गई। पहले क्या होता था वेस्टर्न साइड पे, हम सेकंड नेम से मुखातिब करते थे कि जैसे डेयर सर कासमानी, पाकिस्तान में फर्स्ट से मुखातिब करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि बाहर से बड़े इन्फ्लुएंस आता है, तो कुछ लोग डेयर सर कासमानी लिखते हैं, कुछ लोग डेयर सर उवैस लिखते हैं। तो ये चीज ब्लेंड हो चुकी है, इसमें इंडिफरेंट हूं मैं। इसमें तुम्हें परेशानी नहीं है, तुम्हें फर्स्ट नेम लिखना है फर्स्ट नेम लिख दो, लास्ट नेम लिखना है लास्ट नेम लिख दो, टेंशन नहीं है। ठीक है। सर लेटर कितने वर्ड्स का लिखना है? लेटर के वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं होती है, एक सफिशिएंट साइज का लेटर लिखो। बहुत लंबा भी नहीं करना, बहुत छोटा छोटा भी नहीं करना। ठीक है। कंप्लेन लेटर कौन से लेटर की टाइप है? कंप्लेन लेटर ही कंप्लेन लेटर की टाइप है। आपके पास टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं। सही है। इसमें आपके पास सेल्स लेटर होता है, परचेज लेटर होता है, इंक्वायरी लेटर होता है, अप्रिसिएशन लेटर होता है, रेजिग्नेशन लेटर होता है, एप्लीकेशन लेटर होता है, जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है।
आपके पास सॉलिसिटेड सेल्स लेटर होता है, परचेज लेटर होता है, बहुत सारे किस्म के फॉलो अप लेटर्स होते हैं। तो उनमें से एक होता है कंप्लेन लेटर और एक होता है क्लेम लेटर। ये सारे जो है फॉर्मल लेटर्स होते हैं। हमारा का सवाल है कंप्लेन लेटर में सेंडर सेंडर एड्रेस क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे ना? कंप्लेन लेटर में सेंडर एड्रेस क्यों नहीं लिखेंगे? व्हाट्स द रीजन? भाई एक बंदा कंप्लेन कर रहा है तो शुरू में अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना एड्रेस बता दे। उसके बाद वो डेट डाल के इनसाइड एड्रेस लिखे, सैल्यूटेशन करे, सब्जेक्ट बताए, अपनी प्रॉब्लम बताए। सबसे पहले बंदा क्या काम करेगा, ऊपर जो नाम लिखा होगा ना उसको देखेगा, आपका फोन नंबर है उस पर आपको फोन करेगा और बोलेंगे कि आप फला बंदा बात कर रहे हैं और आपका कंप्लेन लेटर हमें रिसीव हुआ है, हम इंशाल्लाह आपके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। या वो आपको ईमेल करेगा, ईमेल करेगा तो आपको ईमेल पे आपके नाम से मुखातिब करेगा, या सीधे सीधे आपके एड्रेस पे जाके आपको रिप्लेसमेंट में वो चीज आपको रिप्लेस करके दे दे कि आपके एड्रेस पे वो मशीन आ गई, वो आपकी मशीन खराब हो गई थी ना, हमने रिप्लेस कर दी है, या आप काइंडली ले लें। तो लिखोगे भाई सेंडर एड्रेस में, सेंडर एड्रेस लिखोगे कंप्लेन लेटर में। उफ, टेक्नो कह रहे हैं कि सर रिप्लाई कर दें, कंप्लेन लेटर बिजनेस लेटर होगा या सेमी ऑफिशियल कुछ भी नहीं होता। आपके पास ऑफिशियल लेटर होता है, आपके पास नॉन ऑफिशियल लेटर होता है। ऑफिशियल लेटर मतलब फॉर्मल लेटर, नॉन ऑफिशियल मतलब नॉन इनफॉर्मल लेटर। ये तुम सेमी फॉर्मल इसलिए कह रहे हो कि एक बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं भाई, आप एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिख रहा हो, ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल को लेटर लिख रही हो, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ये आपके पास जो है फॉर्मल लेटर हो जाता है। एक तरीके से ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, लाइक राइटिंग। यहाँ फॉर्मेटिंग में फंस गए, पता नहीं ग्रामर का क्या करेंगे। सही है, कोई मसला नहीं है, आने दो। जो भी आ रहा है ना, ये मैं इसलिए आने दे रहा हूं कि अभी अफरा तफरी होगी, चीजें जाके संभलेंगी। अभी तुम लोगों को थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा ये तमाम चीजों को। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, तभी मैंने कहा था पहली क्लास है ये। इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, शुरू होनी है तो खत्म हो तो शुरू करो ना। हाँ तो बुला लो, बैठा दो अंदर। वानिया अहमद कह रहे सर पेपर में इंक्लोजर तो नहीं लिखा जाता ना? अगर कोई चीज इंक्लोज्ड है तो लिखो, करोगे लिखोगे, अगर कोई चीज इंक्लोजर नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखोगे, सिंपल है। अब मंडे को होगा इंशाल्लाह, इसी से ही आगे बढ़ेंगे, जहां तक मैंने पढ़ा दिया उसी से आगे चलेंगे। फरहा कह रही सर हर पैराग्राफ के बाद, बिल्कुल हर पैराग्राफ हर कंपोनेंट के बाद गैप आएगा। मोहम्मद समीर शाह कह रहे सर मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ, वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। सही है सर, सिर्फ स्टेक होल्डर्स को डियर कहना होता है, बाकी को क्या कहना है सर? मैडम कहना है, अगर वो आपके सीनियर हैं। और ये भी अच्छा सवाल है, अगर आपका जूनियर है नाम लिखो। अब मेरा बॉस मुझे लिखेगा डियर ओएस, गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। अगर आपका सीनियर है तो सर मैडम, अगर आपका जूनियर है तो ना सर ना मैडम ना मिस्टर ना मिस, सीधा सीधा नाम लिखो। और अगर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है तो मिस्टर मिस मिसेस। चलो थैंक यू सो मच, ये कवर करवा के सवालों के फायदे हो जाते हैं। कब तक अपलोड हो जाएगा लेक्चर, क्लास तो खत्म हो जाए। सिग्नेचर करने का तरीका दोबारा बता दें। दो हाइफन के बीच में लिख लो सिग्नेचर, सिग्नेचर की स्पेलिंग लिखी हुई, दो हाइफन के बीच में, दो डैशेस के बीच में लिखो SD, सिग्नेचर्ड। या सिग्नेचर हटा दो, या सिग्नेचर हटा दो। आगे लिखा हुआ है सर सब्जेक्ट पूरा बोल्ड करें या पूरा कॉमास में इनक्लोज कर दें? यार बोल्ड कर दो, ज्यादा बेहतर है, सिंपल है। अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, अप्लाइंग से लेके एग्जीक्यूटिव तक पूरा बोल्ड। आगे बढ़ जाता। ऑर्गेनाइजेशन भी इनफॉर्मल, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल लेटर लिखती है, और ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लिखेगी तो फॉर्मल होगा। ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल को लिखेगी, फॉर्मल होगा। एक इंडिविजुअल एग्जांपल सुनो, मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है तो मैं फॉर्मल लेटर लिखूंगा ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भाई हमें तुम नहीं चाहिए तो निकल जाओ यहां से, तो वो मुझे फॉर्मल लेटर लिखेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कहा भाई हमें बंदे चाहिए, तुम हमें बंदे ला के दो जॉब के लिए, तो ये कहलाएगा फॉर्मल लेटर। लेकिन एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को लिख रहा है कि हाँ भाई तबीयत ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल लेटर। नहीं खत्म हो रहा, टेंशन नहीं है, ये चलता रहता हमारा। सही है। सेजुल, वेरी गुड, अच्छा है, ऐसे लिख सकते हैं। टीएच देखो मैं बोल रहा हूँ कि गलत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मल नहीं है। अगर आप टीएच लिखो बिल्कुल सही है, सैजुल बिल्कुल सही लिखा है आपने। जीशान कह रहे 8 हो गए, पीआरसी 5 पर आ रहे हैं। आते आते थोड़ा सा यार कर ले बच्चे बेचारे, सीख लें। मैं चाहता हूं कि आज कुछ सीख के चले जाए, आज परेशान होके ना जाए। आमना कह रही सर सिर्फ स्टेक होल्डर्स को डेयर कहना हो गया। आयशा सर मेरा BWCS 44 से फेल हुआ है, तो मुझे अब कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। आयशा वो जो यूट्यूब पे मेरी क्लासेस अगर तुमने देखी नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो सिर्फ वो देख लो, वर्कशॉप अटेंड करने की जरूरत नहीं है। तुमने करना ये है कि तुम्हें कुछ मुझे लेटर्स, कुछ मैम कुछ लेटर्स, कुछ प्रेसी और कुछ ऐसे मुझे भेज दो। मुझे इंशाल्लाह टाइम मिलेगा, मैं चेक करके बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम्स है, उन पे काम कर लो, इंशाल्लाह पास हो जाएगा। कभी कभी हो जाता है फेल, कोई रीजन नहीं होता, पास कर लेंगे, टेंशन नहीं है इतना। और अगर 1 घंटा निकाल के ये पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। अगर 1 घंटा निकाल के जो ये हमारी बातचीत चल रही है ये कर सकते हो तो कर लो, कुछ नया पढ़ने को मिल जाएगा। सिद्रा कह रही है कि सर पैराग्राफ में भी 1 लाइन गैप, हाँ सब में 1 लाइन, देखो यहाँ पे जो गैप है ना, ये देखो 1 लाइन का गैप, 1 लाइन का गैप, 1 लाइन का गैप, सब में 1 लाइन का गैप है। इकरा शेख कह रही है कि सॉरी, 1 लाइन का देखो, आपने एंटर मारा, 1 लाइन का गैप आया, एक एंटर मारा, फिर आप अगली लाइन पर उतर गए। तो जो ऑटोमेटिकली 1 लाइन का गैप बनता ना, वो है, कोई साइजिंग नहीं करनी होती। फॉर एग्जाम्पल मैं 12 पॉइंट साइज पे लिख रहा हूँ, तो सबकी साइजिंग क्या होगी, 12 पॉइंट साइज होगी। ठीक है, मैं लिखूंगा ना इंशाल्लाह। अभी मैंने टाइप नहीं किया असल में, अभी मैं तुम्हें सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ। जब मैं टाइप करूंगा ना तो भरोसा आना शुरू हो जाएगा। अभी बस इतना समझ लो, जो मैं बता रहा हूँ उसके पीछे साइंस क्या है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सर कॉमा सिर्फ सैल्यूटेशन और, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं आ रहा हूँ उन चीजों पे आ रहा हूँ, ठीक है। सर एड्रेस 3 लाइन में नहीं लिखेंगे क्या, तो यही तो मैंने बताया, एड्रेस 3 लाइनों में तो बताया है, देखो ना, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3। आपका सवाल ये है, इनका सवाल ये है कि सर 1 लाइन में एक चीज लिखें, ये सवाल है इनका। भाई देखो, अगर आपके पास 5 चीज हैं तो आप 5 लाइनों में तो नहीं जाओगे, तो आपकी मर्जी, एक में दो कर लो, एक में दो कर लो, एक में एक कर लो, एक में एक कर लो, एक में दो कर लो, एक में दो कर लो, एक में दो कर लो, एक में एक कर लो, एक में दो कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये आपके हिसाब से हो सकता है, टेंशन नहीं है। सही है। इंक्लोजर क्या है प्लीज दोबारा दोबारा बता दें, मैं सब बता रहा हूं। अब चलो, अब तुम लोगों का माइंड क्लियर हो चुका है। अब क्लास को वाइंड अप करते मैं सारी चीजें बता रहा हूं, अब सिर्फ सुनना है, कुछ टाइप नहीं करना, फिर सुनना है। बिस्मिल्लाह कर। हाँ, हमने आज जो सिर्फ फॉर्मेट देखा है, विदाउट लेटर हेड देखा है। अब अगली क्लास में हम विद लेटर हेड देख लेंगे। आज रात जब तुम सोने जाओगे तो अपने माइंड में सिर्फ ये पीस ऑफ माइंड रखना कि मैं वो लेटर बनाना सीख रहा हूं जो एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन को भेजता है। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को जो लेटर भेजती है, मैंने उसका फॉर्मेट नहीं सीखा है, तो तुम ये परेशान नहीं होना कि सेंडर का डेजिग्नेशन कहाँ आएगी। सेंडर तो बेचारा खुद वेला है, सही है। फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन को लेटर भेज रहा है। सबसे पहले आएगा सेंडर्स डिटेल, कि जो भेज रहा है उसका नाम, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका एड्रेस। नाम कौन सा आएगा, सुनना। नाम अगर नहीं दिया हुआ तो अपना ही यूज कर लो या कोई एज्यूम कर लो नाम। नाम दिया हुआ है तो वही नाम यूज करोगे। फिर फोन नंबर क्या होगा, फोन नंबर आप अपना लिख लो या अज्यूम कर लो, ठीक है। और फोन नंबर का फॉर्मेट ये हो जाएगा, ये सादा खुशबू फॉर्मेट है, इसमें मैंने कोई शशका नहीं लगाया, +92 का कोई स्पेस वगैरह नहीं लगाई, सिंपल सिंपल मासूमाना सा फोन नंबर लिखा हुआ है। आप ये लिखना चाहो, आप बोल रहे मैं तो शशका लेकर आऊंगा, आप +92 डाल लो। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस अगर आपका अगर आपने अपना नाम लिखा हुआ है तो ईमेल एड्रेस अपना ही डाल देना या अज्यूम कर लेना। अब सर मेरा ईमेल एड्रेस तो है स्कॉर्पियो बिच्छू, तो फिर ऐसे ईमेल एड्रेस आपने नहीं लिखना है, आपने अपना नाम जो है उसको ईमेल एड्रेस बना के लिख देना है। लेकिन अगर उसने आपको नाम दिया हुआ है कि भाई आप हो काशान अहमद, तो आप ईमेल एड्रेस लिख लोगे kashan.ahmed@gmail.com। एड्रेस, आप छोटे रेडियस से बड़े रेडियस की तरफ जाओगे, सेंडर्स डिटेल में एड्रेस को लाइनों में नहीं तोड़ते। इसके पीछे एक छोटी सी साइंस है, क्या, कि ये जो है आपको एनवलप में बाहर दिखाना नहीं है, तो मैं इसको एंड तक भी लेके चले जाऊं तो कोई टेंशन नहीं है। 1 लाइन का गैप, सुनो, 1 लाइन का गैप, मैंने जैसे ही एड्रेस लिखा, एंटर प्रेस किया, फिर एंटर प्रेस किया और डेट भी, एक दफा एंटर प्रेस किया, फिर एंटर प्रेस किया और डेट लिखी, डी डी स्पेस एम 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 एम, यानी कि पूरा मंथ,
पूरे मंथ में पहला कैपिटल लेटर होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे, और 2025। अब जैसे आज की तारीख है, मैं लिखता 10 स्पेस ओ कैपिटल CTOBER, अक्टूबर हो गया, स्पेस 2025। आप ऐसे लिख सकते हो। एक लाइन का गैप दिया। रेफरेंस, रेफरेंस क्या होता है कि अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं और मैं अपने लेटर्स को ट्रैक करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, एक ट्रैक नंबर डाल देता हूं। वो तो लोग ट्रैकर नंबर डालते हैं, ये ट्रैक करने के लिए कि भाई मैंने एक फाइल निकाली, उसमें मैंने देखा कि मैंने 50 लेटर भेजे हैं, जो मुझे लेटर रिसीव हुआ है उसमें लेटर नंबर 37 है। मैं डॉक्यूमेंट खोलूंगा, मैं लेटर नंबर 37 निकालूंगा, अच्छा ये मैंने उसको भेजा था, इस पे ये रिप्लाई आया है, रेफरेंस नंबर। तुम्हारा रेफरेंस भी हो सकता है, उसका भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है, दोनों का नहीं हो सकता, एक का हो सकता है। रेफरेंस नंबर नहीं दिया हो तो आपको रेफरेंस नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस नंबर मैंने फिर से बता दिया। फिर एक लाइन का गैप आएगा। इनसाइड एड्रेस, वो एड्रेस जो अंदर लिखा हुआ और बाहर भी नजर आ रहा है, ये होता है रिसीवर का एड्रेस, उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। सर इनमें से कोई चीज नहीं दी हो, अज्यूम कर लो। सर अज्यूम नहीं करना चाहो, कोई मसले की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि तुम लेटर लिख रहे हो अली रजा को, जो कि मैनेजर मार्केटिंग है एबीसी फाउंडेशन में, या सीईओ है एबीसी फाउंडेशन में। मैंने लिखा अली रजा, सीईओ एबीसी फाउंडेशन। उसने कहा तुम अली रजा को लेटर लिख रहे हो जो कि एबीसी फाउंडेशन में काम करता है। तुम अज्यूम कर लो कि फॉर एग्जांपल अगर तुमने कोई चीज परचेज की है, तुम्हें वापस करवानी है, तुम उसको सेल्स मैनेजर बना दो। आप बोलो कि नहीं मुझे डेजिग्नेशन नहीं पता, मैं डेजिग्नेशन अज्यूम नहीं करूंगा, मैं अली रजा लिखूंगा और सीधा एबीसी फाउंडेशन लिखूंगा, मर्जी है। उसने बोला तुमने एबीसी फाउंडेशन को लेटर लिखना है, तुम्हें नहीं दिया हुआ नाम, तुम अज्यूम नहीं करो, तुम सीधा सीधा क्या लिखो कि जिस बंदे को लिख रहे हो उसकी डेजिग्नेशन अज्यूम कर लो। तुमने बोल दिया कि भाई मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूँ, सेल्स मैनेजर एबीसी फाउंडेशन और एड्रेस। अब देखो यहाँ पे एड्रेस में क्या है आपके पास, मैंने दो लाइनों में तोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली आगे नहीं जा रहा। अब मैं 187 के अलग लिखूं, फिर पीसीएचएस ब्लॉक 2 अलग लिखूं और कराची अलग लिखूं, तो फजूल में 3 लाइनों का इस्तेमाल करूं। मुझे लगता है कि यार ये 187 के और पीसीएचएस ब्लॉक 2 एक ही लाइन में सही आ रहा है, तो मैंने क्या किया, कराची को नीचे ले गया। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 187 के जो बहुत बड़ी चीज होती, तो एक लाइन में उसको लिखता, दूसरी लाइन में पीसीएचएस ब्लॉक 2 लिखता, और तीसरी लाइन में कराची लिख लेता। कंट्री नहीं लिखते, डजेंट मेक सेंस। सबको पता है कराची कहाँ है, वो गूगल कर लेगा। सही है। एक लाइन का गैप आएगा। सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन की हेडिंग नहीं डालोगे। सर मैं तो सब्जेक्ट लाइन की हेडिंग डालूंगा, वरना उसको कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट है। फिर तुम डेट की हेडिंग भी डालो, फिर तुम अपने नाम की हेडिंग डालो, माय नेम मोहम्मद उवैस, माय फोन नंबर। तो तुमने हेडिंग्स नहीं डालनी है। हेडिंग का पर्पस होता है कुछ समझाना। सब्जेक्ट लाइन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तुमने एक लाइन में एक समरी लिखी हुई है, उसको तुमने बोल्ड कर दिया है, तो ये हो गया सब्जेक्ट लाइन। एक लाइन का गैप दिया, फिर आपके पास सैल्यूटेशन आएगा। अब तुम एक चीज नोट करो जो मैंने पहले नहीं बताई थी। सैल्यूटेशन में आपके पास एंड में कॉमा आ रहा है, आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में कॉमा आ रहा है एंड में। अगर तुम सैल्यूटेशन के एंड में कॉमा लगाते हो, तो तुम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के एंड में कॉमा लगाओगे। अगर तुमने सैल्यूटेशन के एंड में कॉमा नहीं लगाया, तो तुम यहां पे भी कॉमा नहीं लगाओगे। ये कॉमा जो है लेटर का है। सर इसके अलावा जो कॉमा डॉट है वो अपने, ये डॉट ईमेल एड्रेस का है, ये जो कॉमा है ये एड्रेस का है। तुमने एक चीज नोट की, यहाँ पे 187 के आगे कॉमा है, पीसीएचएस ब्लॉक 2 के आगे कॉमा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं कॉमा से सेपरेट नहीं करूंगा, मैंने उसको वैसे अगली लाइन पे भेज दिया। अगर बराबर में मैं कराची लिखता ना, तो कॉमा कराची लिखता, कराची नीचे उतर गया इसलिए कॉमा नहीं है। बाकी देखो यहाँ पे भी कॉमा नहीं है, कराची के बाद पीसीएचएस 2 के बाद भी कॉमा नहीं है, फाउंडेशन के आगे डॉट कॉमा नहीं है, सीईओ के आगे डॉट कॉमा नहीं है, अली के आगे डॉट कॉमा नहीं है, डेट के आगे डॉट कॉमा नहीं है। लेटर के अपने फॉर्मेट के दो कॉमाज होते हैं, एक सैल्यूटेशन के एंड में, एक आपके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के एंड में। और मेरे को एक चीज समझ कि मतलब आप जब रेफरेंस ले रहे हो, हाँ, तब आपने इसमें तराजी का एंड किया, तो आप फुल स्टॉप लगाना जरूरी होता है नहीं? नहीं होता। नहीं होता। क्योंकि अगर मैंने फुल स्टॉप लगाया ना कराची के आगे, तो वो जो डॉट है वो लेटर का पार्ट बन जाएगा। और मैंने कहा था लेटर का अपना कोई जो ना वो नहीं होता, पंक्चुएशन नहीं होता। सिर्फ उसका पंक्चुएशन होता है क्या, दो जगह पे, डेयर मिस्टर फला कॉमा, और योर्स सिंसेरली कॉमा। अक्सर लोग क्या करते हैं, योर्स सिंसेरली में एस कैपिटल कर देते हैं, ये ग्रामर खराब कर रहे हैं। योर्स सिंसेरली में एस स्मॉल हो जाता है। अब एक बच्चा पूछेगा सर मैंने तो एस कैपिटल देखा है, तो वो गलतुल आम है। अगर मैं पेपर में जाके एस कैपिटल कर दूंगा तो मेरे मार्क्स कटेंगे नहीं। फिर मैं वही बता रहा हूं, मैं तो सही पढ़ाऊंगा ना। अगर जो हो रहा है वो गलत है और मुझे सही पता है, मैं सही बताऊंगा। मैंने लोग चलो तुम भी कर लो, भाई अगर दिमाग चल रहा है तो एस स्मॉल कर ले, जबरदस्ती एस कैपिटल करूंगा, गलती से एस कैपिटल कर कर आ गए, मैं भी लिख देता हूं, टेंशन नहीं। ये चीज। फिर उसके बाद आपके पास, अच्छा, फिर आपके पास ये जो रेफरेंस प्लस पर्पस डिटेल और फीचर कोर्स ऑफ एक्शन, ये वो 3 पैराग्राफ है जो कि एक ही कंपोनेंट है, लेकिन हर के बाद एक लाइन का गैप आएगा।
यकीन जानो, तुम कंप्यूटर पे टाइप करो, पेपर खत्म नहीं होगा। तुम जितने जो है ना लाइन डालना चाहते हो कर सकते हो भाई। फिर आपके पास योर सिंसेरली के बाद एक लाइन का गैप आएगा, नाम सिग्नेचर, सिग्नेचर की नहीं लिखना, सिग्नेचर या एसडी नहीं लिखना, उसको रिमूव कर दो, नाम लिखो। और इनक्लोजर में अगर तुम कुछ इनक्लोज कर रहे हो, कुछ अटैच कर रहे हो, तो वो लिख दो जी। 44 सवालात। मैंने जब वो अपनी पीपी की ओरिएंटेशन खत्म की थी ना, तो मेरे वैसे ही चेस्ट में काफी पेन होना शुरू हो गया था बोल बोल के। अब मुझे कोई मेरे तस्वीर का इंतजाम कर लेना। सही है। अच्छा जी, अच्छा चलो तफरी चल रही, कोई टेंशन नहीं, सवालात कम है। यानी कि सुन नहीं रहे, तफरियां कर रहे हैं। सैयदा जुल्फ कह रही हैं सर, रिसीवर एड्रेस जो 3 लाइंस में लिखेंगे उसकी हर लाइन बाद कॉमा देना होता है या नहीं? देखो, अगर दो चीजें लिखी है ना, दो चीजें लिखी है, फॉर एग्जाम्पल फ्लैट और फ्लोर लिखा है, तो बीच में कॉमा आएगा। फ्लोर के बाद कॉमा नहीं आएगा क्योंकि चीजें नीचे उतर गई। लेकिन अगर और फ्लोर और बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो फ्लोर और बिल्डिंग के बीच में कॉमा आ जाएगा। जो चीज नीचे उतर जाती ना, उससे पहले कॉमा नहीं आता। ये है, यहाँ पे देखो आपके पास, इसमें देख लो, आपके पास ब्लॉक 2 के बाद कॉमा नहीं है, लेकिन 187 के बीच में कॉमा है। सिंपल सी साइंस है। वोकैबलरी कहाँ से करें? जिस टीचर की वोकैबलरी तुम्हें अच्छी लगती है तुम वो कर लो, क्योंकि वोकैबलरी का ऐसा है, किस्मत खराब हो एक भी नहीं लगी। कौन? सर, सर नाजिम, बेहतरीन, सर नाजिम वोट आ गया, ठीक है। अब सर आंखें बंद करके, सर अब मैंने बोला सर नाजिम नहीं, सर वो मैडम भी बड़ी अच्छा पढ़ाती है, वो सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, पूछा था सर नाजिम, ठीक है। सही है, आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ सवाल ले रहा हूँ, क्लास को कॉल ऑफ करते हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ बताया विदाउट लेटर हेड, अगली क्लास में विद लेटर हेड कर लेंगे। शुरू में थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाएगी, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट है, लेकिन अल्टीमेटली हम स्पीड पकड़ लेंगे। सही हो गया, सही सही सही। इकरा शेख कह रहे सर, मेरे पेपर में एक वोकैब आई थी, पंडित, उसके ऑप्शन थे हिंदू स्कॉलर और समथिंग प्रोफेशनल। आई सिलेक्टेड सेकंड वन, इज इट करेक्ट? बिकॉज आई फेल्ड। देखो, ये बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि क्योंकि पंडित जो है वो हिंदू स्कॉलर भी होता है, और पंडित जो है कि कोई एक्सपर्ट भी होता है। सही है, लेकिन याद रखना कि पंडित एक जार्गन है, तो हर बंदे को नहीं पता होगा। ये जैसे एक बंदा है, वो कहता है कि मैं मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं मार्केट पंडित हूँ। सही है। तो वो जब बोलेगा तो लोग बोलेंगे कि यार ये तो तुम, खैर छोड़ो। तो यहाँ पे जो पंडित जो है ना, वो जनरली वो एक रिलीजियस स्कॉलर के लिए यूज होता है। अब एक बंदा बोले मैं मार्केटिंग मौलवी हूँ, वैसे अच्छा है मैम, तो इसका मतलब है कि वो अपनी तरफ से कोई जार्गन बना रहा है। नॉर्मली इट्स हिंदू स्कॉलर। आई नो तुम्हारी सोच बिल्कुल सही थी, लेकिन तुम ऐसे सोच लो कि जहां पे ज्यादा बड़ा मीनिंग जा रहा हो उसको सिलेक्ट करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर देते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम विद लेटर हेड भी देख लेंगे। देखो वैसे बाय द वे फॉर्मेट ये रहा, ये रहा विद लेटर हेड का, ये रहा आपके पास सर्कुलर लेटर का। सर्कुलर लेटर में इनसाइड एड्रेस नहीं है, जान छोटी, शुक्र अल्लाह का। इनसाइड एड्रेस नहीं है। फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में तो टेंशन नहीं है, ना सेंडर्स डिटेल है, ना रिसीवर डिटेल है, ना सब्जेक्ट लाइन है, जिंदगी गुलजार है। ये ऐसे लिखना है जैसे ईमेल लिखते हैं। डेयर फला लिखा, उसके बाद ठग 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 पैराग्राफ लिखे, और योर बेस्ट विशेस, और चल मेरा भाई खत्म, सिग्नेचर, बस खत्म। सिंपल हो जाए। बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में देखते हैं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं आईटीबी की क्लास में।